हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी रस्मा योद्धा 121 to 130। उस पहाड़ को पलटने के लिए जो हमेशा माही परिवार की युवा पीढ़ी पर एक अतुलनीय दबाव रहा था, माही परिवार का मुखिया कैसे अच्छा महसूस नहीं कर सकता था। उस रात ब्लू स्काई सिटी माही परिवार शाखा को समाचार वापस करने के लिए लगातार 12 और लंबी दूरी की ध्वनि संचारित टोकनों का उपयोग किया गया। माही परिवार के मुखिया ने जो निर्देश दिए थे वे थे, वीर का साथ देने और उसकी मदद करने के लिए उपलब्ध सभी भी तरह की क्षमता का उपयोग करने में संकोच न करें। हमें वीर के लिए सबसे अच्छी और सबसे आदर्श जरूरी परिस्थितियां बनानी चाहिए ताकि वह अब से 1 महीने बाद सिकारा को हरा सके। इसलिए आज माही परिवार के मुखिया के निर्देशों के कारण माही परिवार शाखा ने महेंद्र को वीर को सहायता प्रदान करने के लिए रिसोर्सेज देने के लिए भेजा था। यह है, वीर ने महेंद्र के हाथ में एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल और एक छोटा लकड़ी का बॉक्स देखा। माही परिवार के मुखिया ने 12 लंबी दूरी की ध्वनि संचारित करने वाले टोकनों के माध्यम से परिवार की शाखा को एक जरूरी संदेश भेजा है। वे चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो और अब से 1 महीने बाद सिकारा को हराने की पूरी कोशिश करो। वीर ने चीनी मिट्टी की बोतल और जेड बॉक्स लिया। उसने चीनी मिट्टी की बोतल खोली। अंदर 10 पिलें थीं। वे चमकदार और गोल थीं, जिनमें एक नाजुक और कोमल सुगंध थी। जैसे ही कोई इन्हें देखता, यह बताना आसान था कि ये बेहतरीन दवाएं हैं। हाई ग्रेड सोल गैदरिंग पिल। एक साधारण सोल गैदरिंग पिल का मुख्य घटक 100 साल पुराने किसी बीस्ट का ब्लड सोर्स था। इसका मूल्य 100 साल पुराने ब्लड जिनसिंग मेडिसिन से कम नहीं था। लेकिन एक उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल 300 साल पुराने मैजिकल बीस्ट के ब्लड सोर्स से बनाई जाती थी। इसका मूल्य एक साधारण सोल गैदरिंग पिल से कम 7 गुना अधिक था। इसके अलावा इसे खरीदना आसान नहीं था। सोल गैदरिंग पिल सीधे फाइटिंग मास्टर की ताकत नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन यह फाइटिंग मास्टर की वास्तविक स्पिरिचुअल एनर्जी को संघनित इकट्ठा करने की क्षमता को बढ़ा सकती थी और इस प्रकार उनकी कल्टीवेशन की गति को बढ़ाने में मदद करती थी। हालांकि ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पिलों का प्रभाव धीमा था, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था और कोई भी इन्हें लगातार ले सकता था। इस वजह से फाइटिंग मास्टर के पास जितनी भी पिलें थीं, उनमें से सोल गैदरिंग पिल की खपत सबसे अधिक थी। माही परिवार ने जो उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल की बोतल दी थी, उसकी कीमत लगभग 20,000 टोका के सिक्कों के बराबर थी। परिवार ने वास्तव में अपने सभी रिसोर्सेसों का उपयोग किया था। वीर ने महेंद्र को देखा और फिर जेड बॉक्स खोला। इसे खोलने के बाद उसने देखा कि अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों की 2 परतें बड़े करीने से रखी गई थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि उन्हें बर्फ से तराशा गया हो। स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन। वीर अपनी आंखों से देख सकता था कि इस बॉक्स में 30 स्पिरिचुअल स्टोन हैं। 30 स्पिरिचुअल स्टोन कोई छोटी संख्या नहीं थी, और ये स्पिरिचुअल स्टोन ऐसे चमक रहे थे जैसे कि उन्हें पारदर्शी कांच से बनाया गया हो। इसके अलावा कार्लोवेनिया एकेडमी द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल स्टोनों की तुलना में वे कुछ हद तक शुद्ध थे। ये स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन, उनका मूल्य भी कम नहीं था। सोल गैदरिंग पिल्स की इस बोतल और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों के इस बॉक्स को देखकर वीर समझ गया कि अगर उसे यह महान उपहार मिलता है तो यह इस बात की मौन स्वीकृति के बराबर है कि वह माही परिवार का प्रत्यक्ष वंशज बनने के लिए तैयार है। महेंद्र ने महसूस किया कि वीर का रूप बदल गया था और उसने अपने मन में थोड़ा अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। उसने कुछ शर्मिंदगी और माफी के संकेत के साथ कहा, यंग ब्रदर, मुझे पता है कि स्वादिष्ट केक पर यह आइसिंग, बर्फ की परत, वास्तव में मदद करने के लिए समय पर नहीं दी गई है। मुझे पता है कि जब आप पहली बार ब्लू स्काई सिटी आए थे तो परिवार की एक परछाई भी आपकी मदद करने या सहायता करने के लिए यहाँ नहीं थी। अब जब आप अन्य फाइटिंग मास्टरों के बीच एक ड्रैगन की तरह चमक रहे हैं, तभी परिवार दवा और स्पिरिचुअल स्टोन वितरित कर रहा है। यह वास्तव में आपका सम्मान नहीं लगता है या आपके साथ न्याय नहीं करता है, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक कारण भी है। परिवार के रिसोर्सेज सीमित हैं। माही परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं। यदि प्रत्येक पीढ़ी ने परिवार की संपत्ति को समान रूप से विभाजित किया होता तो माही परिवार पहले ही गायब हो गया होता। वीर समझ गया कि महेंद्र का क्या मतलब था। वीर की अपनी परदादी मैडम जानकी परिवार के मुख्य कार्यालय की कुलमाता थीं। यह रिश्ता वीर को विरासत में मिला था। एक बड़े परिवार के बच्चों की कई पत्नियां होती थीं और इस तरह वे फलते फूलते थे। प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ उत्तराधिकारियों और वंशजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार की परंपराएं जारी रह सकें, संपत्ति को एक साथ केंद्रित करना पड़ा। परिवार ने शाखा परिवार के व्यक्तियों को कुछ व्यवसाय संभालने के लिए दिए और इन दूर के परिवारों को वेतन कमाने दिया। यह शाखा परिवारों के लिए पहले से ही एक दयालुता थी। वास्तव में यह बहुत उदारता थी। अगर वीर फाइटिंग आर्ट का अभ्यास नहीं करता तो उसके परिवार का जीवन भी बहुत समृद्ध हो सकता था। माही परिवार के लिए, जिसके साथ वह कुछ हद तक संबंधित था, वीर ने थोड़ा आभार महसूस किया, लेकिन उनके प्रति उनके मन में कोई वास्तविक भावना नहीं थी।
लेकिन वीर जानता था कि उसके माता पिता बहुत ही पारंपरिक और गंभीर मानसिकता वाले थे और उन्होंने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन वे मुख्य परिवार में वापस आ सकेंगे। तो उसके माता पिता की नज़र में अपने पूर्वजों के सम्मान को प्राप्त करना और मुख्य परिवार में वापस लौटना बहुत महत्व रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवार में उसके माता पिता की स्थिति बढ़ जाएगी और उन्हें परिवार के मुखिया का सम्मान और आदर भी मिलेगा। माता पिता के लिए यह एक गौरव था और यह गौरव उसके कारण दिया जाएगा। कौन से माता पिता यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और धन और सम्मान के साथ घर लौटेंगे। वीर एक दुर्लभ शक्ति को रखता था जो पिछले 100 सालों में कार्लोवेनिया एकेडमी में कभी नहीं देखी गई थी। उनका उभरता सितारा उनके पूर्वजों को सम्मान दिलाने और उनके वंशजों को छाया देने के लिए पर्याप्त था। यह सोचकर वीर ने पिले और स्पिरिचुअल स्टोन स्वीकार किए और महेंद्र से कहा, मेरे तरफ से परिवार के मुखिया को धन्यवाद कहना। यंग ब्रदर, आप बहुत विनम्र है। माही परिवार यंग ब्रदर को धन्यवाद देता है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे लिए उस फाइट को जीतेंगे। वीर को ये उपहार स्वीकार करते देख महेंद्र ने अपने मन में शांति महसूस की और गहरी सांस ली। उसे यह भी डर था कि वीर के मन में माही परिवार के प्रति एक अलगाव और अकेलापन तो नहीं है। साल खत्म होने में बस कुछ ही महीने बाकी थे। वीर अपने मन में पहले से ही हिसाब लगा रहा था। कार्लोवेनिया एकेडमी प्रशिक्षण वर्ष के अंत में एक छुट्टी का समय था। एकेडमी के डिसाइपल शिष्य आमतौर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए घर जाते थे। उसे खुद अपने माता पिता से मिलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना था। उसके पिता और मां ने जीवन भर काफी मेहनत की थी। वे बुढ़ापे में एक आसान और आरामदायक माहौल के हकदार थे। महेंद्र को अलविदा कहते हुए वीर ने पिलों की बोतल और स्पिरिचुअल स्टोन अपने साथ ले लिए और एक बार फिर से डेड स्पिरिट भाला को ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल की ओर ले जाने लगा। जूनियर मास्टर वीर। जैसे ही ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के लिए जिम्मेदार ग्रेजुएट सीनियर डिसाइपल ने वीर को देखा, उसका पूरा चेहरा एक स्वागत करने वाली मुस्कान से चमक उठा। जूनियर डिसाइपल वीर वास्तव में सुर्खियों में है, लेकिन यह बहुत बढ़िया है। रैंकिंग स्टोन रैंक 62, भयानक और निश्चित रूप से अभूतपूर्व। वीर मुस्कुराया और लेकिन जवाब नहीं दिया। पिछले 2 दिनों में उसने बहुत अधिक ऐसी चापलूसी सुनी थी। जूनियर डिसाइपल वीर को कौन सी कठिनाई चाहिए? 9वां स्तर। ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल एरे में सबसे अधिक कठिनाई 12वें स्तर तक थी। जितना गहरा कोई जाता उतना ही उच्च स्तर कोई प्राप्त कर पाता। एरे की परिस्थितियां उतनी ही कठिन होती। 12वें कठिनाई स्तर को मुश्किल से झेलने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति सलीम था। वह भी केवल आधे घंटे तक ही टिक सकता था और फिर उसे भी तालाब की सतह पर आकर ध्यान लगाना पड़ता था। इसलिए सलीम ने केवल 11वीं कठिनाई स्तर पर अभ्यास किया। 1 महीने में वीर ने कठिनाई के 2 स्तर पार कर लिए थे और 7वें स्तर से 9वें स्तर पर पहुंच गया था। यह वास्तव में अविश्वसनीय बात थी, लेकिन वीर की नई रैंकिंग हर किसी के लिए आश्चर्यजनक गणना थी। ठीक है, ग्रेजुएट डिसाइपल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और तुरंत कठिनाई का 9वां स्तर खोल दिया। वीर ने अपनी कल्टीवेशन की गति बढ़ाने में मदद करने के लिए एक उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल निगल ली और फिर वह बर्फीले तालाब में गोता लगाते समय अपने साथ डार्क स्पेयर ले गया। जैसे ही वह बर्फीले तालाब में दाखिल हुआ, वीर को एक बार फिर हड्डियों को भी जमा देने वाली ठंड महसूस हुई जो छोटी बर्फ की सुइयों की तरह उसे हर तरफ से छेद रही थी। कठिनाई इस स्तर में एक पायदान ऊपर उठ गई थी। कार्लोवेनिया एकेडमी के रिसोर्सेज संसाधनों में से सोल गैदरिंग पिलों और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों को सच्चा खजाना नहीं माना जा सकता था। केवल इन 7 प्रमुख किलिंग एरों को ही ऐसा माना जा सकता था। प्रत्येक सेकंड और प्रत्येक मिनट अतुलनीय रूप से कीमती था। वह समय का एक छोटा सा हिस्सा भी बर्बाद नहीं कर सकता था। उसके पास केवल 2 घंटे का समय था। वीर झरने के नीचे बड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसने डेड स्पिरिट भाला को एक समान और स्थिर रखा। कठिनाई के 9वें स्तर पर झरने के पानी का प्रभाव भी काफी बढ़ गया था। जब वीर ने झरने के नीचे अपने 8 फुट 8 इंच के भाले को पकड़ लिया तो उसने तुरंत झरने के विशाल प्रभाव बल को महसूस किया, जैसे कि किसी भी क्षण उसका हाथ वजन के नीचे टूट जाएगा। झरने के एरे के प्रभाव के नीचे खड़ा होना आसान नहीं था और पानी भी बहुत ठंडा था। निरंतर बहता पानी लगातार शरीर की गर्मी को खत्म कर रहा था। झरने के नीचे क्षैतिज रूप से रखते हुए 402 किलो भाले को संभालते हुए अपने स्वयं की भारी स्पिरिचुअल एनर्जी और अद्भुत शक्ति के साथ भी वह इसे संभालने में शायद ही कामयाब हो सकता था। इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। भले ही वह वीर था, उसे खुद की ताकत को बनाए रखने के लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करना पड़ा। हम स्पिरिचुअल एनर्जी की अवशोषण गति 50% बढ़ गई। वीर चौंक गया, लेकिन वह तुरंत समझ गया। यह उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल का प्रभाव था। 1800 टोका के सिक्कों की उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल खाने वाला एक सच्चा खजाना था। इस तरह की शानदार और अद्भुत पिल के प्रभाव विशेष रूप से अच्छे थे। स्पिरिचुअल स्टोन और उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल को खाने के बाद जिसे खरीदना किसी भी यंग मास्टर के लिए बहुत मुश्किल था, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो। वीर अप्रत्याशित रूप से इस बेहद हिंसक स्थिति में बने रहने में सक्षम हो गया था।
मूल रूप से वीर ने सोचा था कि वह अधिकतम 2/4 घंटे 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन अब भले ही उसका स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त हो गई थी, फिर भी वह अपने शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल और स्पिरिचुअल स्टोन पर भरोसा कर सकता था और इन कठिन परिस्थितियों में कुछ हद तक टिका रह सकता था। हालांकि वीर को लगा कि दर्द सहना मुश्किल हो गया है, फिर भी वह डटा रहा। इस स्थिति को बनाए रखने के फायदे बहुत थे। इससे न केवल उसके स्पेयर स्किल में तेजी से वृद्धि होगी, बल्कि इससे उसके शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी का भरपूर लाभ मिलेगा और उसके शरीर में छोटी इकाइयों के समन्वय को बढ़ाएगा। उसकी मांसपेशियों और अंगों के प्रत्येक बिंदु ने स्वतंत्र रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित किया। उसका शरीर लगातार भीषण ठंड का सामना करता रहा। जब एक आम फाइटिंग मास्टर फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करता था तो यह सामान्य बात थी कि उसके शरीर में एक ऐसा स्थान जरूर होगा जिसे सही से स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिली होगी। लेकिन जब शरीर का हर इंच स्वतंत्र रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर रहा हो तो यह स्थिति नहीं आएगी। वीर की एक सांस पहले ही आधे घंटे तक चल चुकी थी। बर्फीली ठंड के कारण वीर के शरीर का तापमान पहले ही बहुत कम हो चुका था। एक सामान्य व्यक्ति तो पहले ही मर चुका होता, लेकिन एक फाइटिंग मास्टर अपने रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की सुरक्षा पर निर्भर करता है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहने के कारण वीर की चेतना उसके शरीर से दूर होने लगी। धीरे धीरे झरने की गड़गड़ाहट की आवाजें फीकी पड़ने लगीं और गायब हो गईं। वीर का दिमाग पूरी तरह से शांत और एकांत समय और स्थान में प्रवेश कर गया। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रत्येक प्रभाव के प्रवाह और ध्वनि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और वह अपनी धीमी दिल की धड़कन को सुन सकता था जैसे कि वह जम गई हो। यह दिल की धड़कन एक धमाकेदार ढोल की लय के साथ धड़क रही थी। उस पल वीर ने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक बार फिर उसके शरीर को छोड़ रही है। अपने शरीर में उसने एक बार फिर उस मायावी स्थिति को महसूस किया जिसमें वह पहले था। क्योंकि वह सचेत रूप से अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था, उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी आदर्श स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति के अनुसार चलने लगी। इस तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी का बहाव जब वीर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्वयं नियंत्रित कर रहा था की तुलना में कहीं अधिक परिपूर्ण था। वीर को नहीं पता था, लेकिन यह अवस्था फाइटिंग इंटेंट का अल्पविकसित रूप थी। पिछली बार जब वीर ने इस रहस्यमय कल्टीवेशन अवस्था में प्रवेश किया था तो वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की पहली परत तक पहुंच गया था। नोट: गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की छह परतें हैं। इन परतों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ब्लू स्काई किंगडम और स्काई पावर कॉन्टिनेंट पर फिजिकल ट्रेनिंग के 6 चरण हैं, उसी प्रकार इस टेक्निक में भी 6 चरण बताए गए हैं जिन्हें परत कहा जाता है। लेकिन ये किसी व्यक्ति के लेवल या स्तर से संबंधित नहीं होती है। चूंकि यह टेक्निक डिवाइन रियलम से संबंधित है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पहले परत का मतलब डिवाइन रियलम में किसी व्यक्ति के पहले स्तर की ताकत से है। वीर इस टेक्निक की पहली परत पर पहले ही पहुंच गया है और उसकी ताकत लगभग 3200 पॉइंट तक पहुंच गई थी। इस प्रकार इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वीर इन 6 परतों को पूरी तरह प्राप्त कर लेगा तो उसकी ताकत किस तरह की होगी। उसके बाद वीर फिर से इस कल्टीवेशन अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल और स्पिरिचुअल स्टोन के उच्च स्तर प्रभावों के कारण और लंबे समय तक ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल एरे की कठिनाई के 9वें स्तर पर रहने के बाद ताकि उसकी क्षमता का विस्तार हो, वीर एक बार फिर फाइटिंग इंटेंट के इस अल्पविकसित रूप में प्रवेश कर गया था। हालांकि वीर का फाइटिंग इंटेंट अपूर्ण था और यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अचानक ज्ञानोदय जितना अतिरंजित नहीं था, लेकिन यह अभी भी वीर को बहुत लाभ पहुंचाने में सक्षम था। इस तरह के फाइटिंग इंटेंट के कारण उसकी कल्टीवेशन और स्तर तेजी से बढ़ रहे थे। फाइटिंग इंटेंट अपने आप में एक टालमटोल वाली स्थिति, स्वेच्छा से चलने वाली स्थिति थी। इसका किसी की अपनी बुद्धि या योग्यता से कोई लेना देना नहीं था, यह केवल किसी की अपनी सचेत इच्छा के बारे में थी। वीर के पास फाइटिंग आर्ट के लिए एक अविश्वसनीय और दुर्लभ दिल था। इसके कारण वह धीरे धीरे फाइटिंग इंटेंट की शुरुआती विधि का पता लगाने में सक्षम था। इस तरह 2 घंटे बीत गए। वीर के लिए निर्धारित किया गया समय समाप्त हो गया था। एरे संचालक सीनियर डिसाइपल रंजीत ने देखा कि वीर अभी भी अपने आवंटित समय के अनुसार बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसने उसे याद दिलाने के लिए एरे में प्रवेश किया। जैसे ही वह एरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि वीर दोनों आंखों को कसकर बंद करके झरने के नीचे चुपचाप बैठा था। उसकी सांस लंबी, लगभग स्थिर थी। वह मृत की तरह गतिहीन था। जैसे ही रंजीत ने यह देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कार्लोवेनिया एकेडमी में कई साल बिताए थे और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था जिनमें कई तरह के विषय शामिल थे। वह जानता था कि वीर को इस समय फाइटिंग आर्ट की चरम सीमा तक कल्टीवेशन करनी चाहिए। उस स्थिति में यदि वह इन परिस्थितियों में फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन करता तो उसकी प्रगति असीमित रूप से होगी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। भले ही वह इतनी लगन से फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन करता, लेकिन उसकी सांस लगभग रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर की यह स्थिति। रंजीत की आंखें तेज थीं। यदि वह वीर के शरीर से निकलने वाली भारी और समृद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं देखता तो उसे लगता कि वीर की मृत्यु हो गई है।
क्या यह फाइटिंग इंटेंट है? रंजीत को अचानक प्राचीन ग्रंथों में फाइटिंग इंटेंट के बारे में पढ़ी जानकारी याद आ गई। किंवदंतियों में कुछ व्यक्ति फाइटिंग इंटेंट नामक कल्टीवेशन की अपनी विशेष स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होते थे। जब वे इस अवस्था में कल्टीवेशन करते तो वे एक दिन में कल्टीवेशन के पथ पर 10,000 मील आगे बढ़ सकते थे। सलीम ने फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया था। जिस तरह का व्यक्ति ऐसा कर सकता है उसके पास आमतौर पर फाइटिंग आर्ट के प्रति सुदृढ़ दिल होता है, जो एक सामान्य आदमी के दिल से बहुत आगे निकल हुआ होता है। यह सोचते हुए रंजीत को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वीर की ताकत इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी। वीर के पास अपना फाइटिंग इंटेंट था। यह असाधारण था। यह जानना जरूरी था कि जो लोग फाइटिंग इंटेंट को समझ चुके होते थे उनके पास आमतौर पर फाइटिंग आर्ट के प्रति कठोर दिल होता था, लेकिन यह गारंटी नहीं थी कि फाइटिंग आर्ट के लिए सर्वोच्च दिल वाला कोई व्यक्ति फाइटिंग इंटेंट को समझ सकता है। फाइटिंग इंटेंट को समझने के लिए किसी के पास बहुत बड़ी किस्मत होनी चाहिए। यह स्वयं ही उनके पास आता था, वे इसकी तलाश नहीं कर सकते। इस समय एक और डिसाइपल शिष्य ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के बाहर आ गया था। सीनियर डिसाइपल ब्रदर को प्रणाम। यदि एरे में कोई जगह खाली हो तो कृपया मेरे लिए कठिनाई के 7वें स्तर के स्थान के लिए एरे को खोलने का कष्ट करें। हे हाल ही में मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही है और मैंने बहुत प्रगति की है। आज मुझे लगता है कि मैं एक उच्च कठिनाई के स्तर को चुनौती देना चाहता हूं। ऐसा है, भले ही रंजीत ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के संचालन के लिए जिम्मेदार था, लेकिन रंजीत वीर को बाहर निकालने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। जूनियर डिसाइपल ब्रदर सोनी, एरे में आपका स्थान अभी तक खाली नहीं हुआ है। हम सोनी रोयो ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरो में समय का एक भी पल बहुत कीमती था। इसलिए एक भी नियुक्ति का समय हमेशा सटीक होता था। किसी को 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं चूकना चाहिए था, अन्यथा अन्य लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। रंजीत का मुख्य कार्य डिसाइपलों शिष्यों को याद दिलाना था ताकि वे पहले बाहर आ सकें। सीनियर डिसाइपल ब्रदर, यह थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अपना समय खो देता हूं तो मैं क्या करूंगा? अंदर कौन है? सोनी रोयो ने कुछ असंतुष्टि के साथ पूछा। वह इस बात के लिए स्पष्ट था कि यह रंजीत विपरीत पक्ष का साथ दे रहा था, लेकिन वह अपने उस पक्ष को नहीं दिखाना चाहता था। रंजीत ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के संचालन के लिए जिम्मेदार था। अगर उसने रंजीत को नाराज किया तो उसे भविष्य में परेशानी हो सकती है। अंदर जूनियर प्रशिक्षु भाई वीर है, रंजीत ने कहा। वीर। सोनी रोयो ने अचानक आंखें खोलकर देखा और उसने सांस रोक ली। वीर का नाम पूरे ब्लू स्काई सिटी में एक तूफानी बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज की तरह फैल गया था, जो कार्लोवेनिया एकेडमी में सभी के कानों में गूंज रहा था। वह सलीम, आशीष और अन्य लोगों से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया था। अगर वह वाकई 1 महीने में सिकारा को हरा सकता है तो वह पिछले 100 सालों में कार्लोवेनिया एकेडमी में देखा गया सबसे असामान्य रूप से मोस्ट टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा को रखने वाला व्यक्ति माना जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को भड़काने के बारे में सोचने की हिम्मत कौन करेगा? सोनी रोयो ने अपनी नाराजगी छिपाने के लिए जल्दी से कहा। तो वे जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर है? हाँ। अगर मैं सीनियर डिसाइपल ब्रदर से पूछ सकता हूं तो वह कब बाहर आएगा? हालांकि वह अब क्रोधित नहीं था, फिर भी वह अनिवार्य रूप से चिंतित था। रंजीत ने कहा, मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं। जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर शायद किसी अजीब कल्टीवेशन अवस्था में प्रवेश कर गया है। खैर, आज मुझे जूनियर डिसाइपल ब्रदर सोनी के लिए बहुत खेद है। जब जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर बाहर आएगा तो मैं उससे आपके समय के लिए आपको कुछ उपहार देने या भरपूर्ति करने के लिए कहूंगा। रंजीत ने फाइटिंग इंटेंट के मामले का उल्लेख नहीं किया। आखिरकार वह अपने निर्णायक समझ के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सोनी रोयो ने सहमति में सिर हिलाया। अधिकांश लोग अचानक से अपने अपॉइंटमेंट का समय बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन चूंकि जो व्यक्ति सोनी का समय ले रहा था वह वीर था तो यह एक अलग मामला बन गया था। सोनी रोयो ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर अपनी फाइटिंग आर्ट की इतनी लगन से कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए मुझे उसे अपना समय देना चाहिए। वह खुनखू अगर सीनियर डिसाइपल ब्रदर बाद में वीर के सामने मेरा नाम लेना याद रख सके तो यह बहुत बढ़िया होगा। सोनी रोयो वीर पर कुछ एहसान करना चाहता था। वीर को कुछ अभ्यास का समय उधार देना केवल एक छोटा सा एहसान माना जा सकता था। हाँ, निश्चित रूप से, रंजीत ने कहा। वह अच्छी तरह से सोनी रोयो के विचारों को समझ गया था। इस तरह वीर ने उस विशेष अवस्था में कल्टीवेशन जारी रखी। उसकी पहली और एक सांस 4 घंटे तक बढ़ गई थी। जब वह अचानक उस रहस्यमय कल्टीवेशन अवस्था से जागा तो वीर आश्चर्यचकित था। वह कितने समय से कल्टीवेशन कर रहा था? जब वह ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल से बाहर निकला तो सूरज पहले से ही पश्चिमी आकाश में ऊंचा था। क्या यह दोपहर थी? कम से कम 3 या 4 घंटे तो बीत ही गए होंगे। जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। रंजीत ने उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी की। मैंने कुछ देर पहले देखा कि जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर गहरी कल्टीवेशन अवस्था में थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 3.5 घंटे तक रुकेंगे। 3.5 घंटे? फिर मैंने किसका समय गटक लिया? हाँ, कोई बात नहीं।
मैंने सबको रोक दिया था, लेकिन बाद में जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर को भी उस व्यक्ति के लिए समय चुकाना होगा। तो ऐसे मैं समझ गया, मुझे वाकई सीनियर डिसाइपल ब्रदर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। वीर ने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन भी आएगा जब उसे ऐसे विशेषाधिकार मिल पाएंगे। उसने भावुक होकर आह भरी। कार्लोवेनिया एकेडमी में ताकत ही सब कुछ थी। अगर आपके पास ताकत होती है तो आपको विशेषाधिकार मिलता है। अगर आप कमजोर होते तो हर कोई आपको अपने पैरों तले रौंद देता है। हाँ, यह तो बस एक छोटी सी बात है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर, ऐसा लगता है कि कुछ क्षण पहले आप किसी अजीब अवस्था में चले गए थे। मुझे एहसास हुआ कि जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर की सांस लगभग बंद हो गई थी। हम क्या ऐसा हुआ? मुझे कुछ खास एहसास नहीं हुआ। वीर को उस अलौकिक अवस्था की पूरी समझ नहीं थी जिसमें वह कुछ क्षण पहले था। वह केवल इतना जानता था कि जिस कल्टीवेशन अवस्था में वह था वह उसकी अपनी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद थी। रंजीत ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा, जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो आप जिस अजीब अवस्था में थे वह संभवतः एक तरह का फाइटिंग इंटेंट हो सकता है। फाइटिंग इंटेंट? वीर थोड़ा स्तब्ध दंग रह गया था। उसने पहली बार ऐसी किसी अवधारणा, जानकारी, चीज के बारे में सुना था। मम्मा, फाइटिंग इंटेंट? मैं इस मामले पर बहुत स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत कम फाइटिंग मास्टर हैं जिनके पास अपना फाइटिंग इंटेंट है। इसे समझना सब संयोग और अवसर पर निर्भर करता है। फाइटिंग आर्ट के प्रति मजबूत दिल वाले फाइटिंग मास्टर के इसे समझने की संभावना अधिक होती है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर वीर के पास फाइटिंग आर्ट के प्रति वास्तव में अडिग और अतुलनीय रूप से शुद्ध दिल है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम ने भी अपने फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया है और इसीलिए वह इतना भयंकर है। मम्मा, सलीम भी इस तरह की कल्टीवेशन अवस्था में प्रवेश कर सकता है? वीर आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर वह तुरंत सचेत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि सलीम का टैलेंट, प्रतिभा केवल चौथी श्रेणी का है, लेकिन वह लंबे समय से कार्लोवेनिया एकेडमी के रैंकिंग स्टोन पर नंबर 1 रैंक पर था। यहां तक कि 5वीं कक्षा का टैलेंट, प्रतिभा अपने पास रखने वाला दिलीप भी लगातार उसके द्वारा नीचे दबा दिया गया था। वीर को पता था कि फाइटिंग आर्ट के प्रति मजबूत दिल होना कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन वीर को यह नहीं पता था कि इससे व्यक्ति को अपने प्रशिक्षण में अधिक मेहनती और लगातार बने रहने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। अगर यह केवल व्यक्ति को अधिक मेहनत करने की अनुमति देता तो यह थोड़ा नीरस और बेकार लगता। दिन का समय सीमित था, भले ही आप खाने के साथ कल्टीवेशन करें, आपके पास दूसरों की तुलना में कितना अधिक समय होगा। अब उसे थोड़ा और पता चल गया था। फाइटिंग आर्ट के प्रति मजबूत दिल व्यक्ति को फाइटिंग इंटेंट को समझने में सक्षम बनाता है। इस क्षमता के साथ कोई व्यक्ति बहुत सुधार कर सकता है। क्या सीनियर डिसाइपल ब्रदर को पता है कि सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम का फाइटिंग इंटेंट क्या है? वीर को इन अजीब कल्टीवेशन अवस्थाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने बेहतर समझ हासिल करने के लिए अब पूछा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम के फाइटिंग इंटेंट का नाम अशूरा है। मुझे लगता है कि यह मृत्यु और वध की अवधारणाओं से संबंधित है। वह स्वेच्छा से कल्टीवेशन की इस अवस्था में प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ती है। वह दूसरे स्थान पर रहने वाले जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन वास्तव में जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष से कमतर है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष पहले ही बोन पावर इनहेसिंग चरण 5वां चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम अभी पावर मसल्स ट्रेनिंग 4था चरण के चरम स्तर पर ही है। क्या सीनियर डिसाइपल ब्रदर को पता है कि सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम का फाइटिंग इंटेंट क्या है? वीर को इन अजीब कल्टीवेशन अवस्थाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने बेहतर समझ हासिल करने के लिए अब पूछा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम के फाइटिंग इंटेंट का नाम अशूरा है। मुझे लगता है कि यह मृत्यु और वध की अवधारणाओं से संबंधित है। वह स्वेच्छा से कल्टीवेशन की इस अवस्था में प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ती है। वह दूसरे स्थान पर रहने वाले जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन वास्तव में जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष से कमतर है। जूनियर डिसाइपल ब्रदर आशीष पहले ही बोन पावर इनहेसिंग चरण 5वां चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जूनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम अभी पावर मसल्स ट्रेनिंग 4था चरण के चरम स्तर पर ही है। तो ऐसा ही था। ऐसा लगता है कि फाइटिंग इंटेंटों के कई प्रकार होते हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वीर को आश्चर्य हुआ कि सलीम के आशूरा की तुलना में उसका ईथर फाइटिंग इंटेंट कैसा था। क्या यह बेहतर होगा या बदतर? वीर ने अपनी विशेष कल्टीवेशन अवस्था का नाम ईथर रखा था। ईथर नाम सच में इसके फाइटिंग इंटेंट से कुछ हद तक मिलता जुलता था। ईथर शब्द का प्रयोग किसी चीज के खो जाने या गायब हो जाने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर इसका प्रयोग रहस्यमय और अज्ञात तरीके से खो जाने के लिए किया जाता है। यह चीज वीर की उस विशेष कल्टीवेशन अवस्था से बहुत मिलती जुलती थी।
यह सच में ईथर फाइटिंग इंटेंट ही था। जब वह अपने निवास स्थान पर लौटा तो वीर को लगा कि उसका शरीर हवा के समान हल्का हो गया है। 3.5 घंटे की निरंतर उच्च शक्ति कल्टीवेशन ने उसे थकावट का कोई एहसास नहीं होने दिया। उसे अपनी पीठ पर डेड स्पेयर को ढोना भी हल्का महसूस हुआ और वीर को अपने किसी भी कार्य को करने में बाधा नहीं आई। मेरे 3.5 घंटे के प्रशिक्षण के दौरान मैं गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने दहलीज को छू लिया है। अगर मैं फिर से ईथर फाइटिंग इंटेंट की स्थिति में प्रवेश कर पाता हूं तो मुझे एक पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए। जब वह समय आएगा तो मेरी ताकत में एक बड़ी छलांग लगेगी और मैं शायद सलीम की ताकत से बहुत दूर नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं प्योर डिवाइन पावर मास्टर टेक्निक की कल्टीवेशन करता हूं, इसलिए शक्ति पावर मेरे लिए एक मजबूत पक्ष है, लेकिन शक्ति किसी व्यक्ति की लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करती है। मुझे आश्चर्य है कि सलीम का मजबूत पक्ष क्या है। चूंकि सलीम किसी भी समय आशुरा फाइटिंग इंटेंट अवस्था में प्रवेश कर सकता है, मुझे उस मसले का इंतजार है जब मैं भी जब चाहूं ईथर फाइटिंग इंटेंट अवस्था में प्रवेश कर पाऊंगा। जैसे जैसे वीर की कल्टीवेशन के ऊपरी पायदानों पर चढ़ रहा था, सिकारा भी उसी तरह खतरनाक कल्टीवेशन की स्थितियों में कल्टीवेशन कर रहा था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब से 1 महीने बाद उसका मुकाबला उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी। वह बिल्कुल भी हार नहीं सकता था। सिकारा ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और तलवार की रोशनी उसके चारों ओर एक चमकदार मकड़ी के जाले की तरह थी। उसके सामने ऊर्जा से बने सुनहरे सैनिक एक एक करके विस्फोट कर रहे थे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और बिजली के 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरो में से यह हरे धातु की ऊर्जा को प्रदर्शित करता था। यह गोल्डन मिनरल सोल्जर हॉल था। 10,000 किलिंग एरे और सुपीरियर मर्ड दोनों के भ्रमों में परीक्षणों में सामना किए जाने वाले दुश्मन केवल भ्रम थे। बाहर कोई वास्तव में परेशान नहीं होगी या यहां तक कि हिल भी नहीं सकता। लेकिन 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरे अलग थे, वे वास्तविक ट्रू किलिंग एरे थे। इस गोल्डन मिनरल सोल्जर हॉल में सभी सोने के रंग के सैनिक ऊर्जा द्वारा बनाए गए वास्तविक अस्तित्व रखते थे। यहाँ यदि कोई सावधान नहीं रहता तो वह घायल भी हो सकता था। इन ऊर्जा से बने हुए सैनिकों के समूह में स्वयं हल्की चेतना और अपनी स्थिति का आकलन करने की क्षमता थी। यदि उन्हें ऐसा लगता कि सामने वाले व्यक्ति का पक्ष भारी है तो वे इस बात का अंदाजा लगाकर सही हमले का इंतजार करते थे और मौका ढूंढकर हमला करते थे। लेकिन इस एरे में लोगों की ट्रेनिंग के इतिहास में ऐसे लोग भी रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जो दुर्घटनावश मारे गए थे। बेशक मरने वाले लोगों की संख्या कम थी। इस ऐसे में सैनिकों के पास सामान्य सोचने समझने की क्षमता थी, लेकिन वे किसी पूरी तरह से परिपक्व पुरुष या योद्धा की तरह नहीं सोच सकते थे। इसलिए गोल्डन मिनरल सोल्जर हॉल के ये गोल्डन सोल्जर सलीम के आशुरा की तरह कल्टीवेशन को बेहतर बनाने में उतने प्रभावी नहीं थे। सीनियर डिसाइपल ब्रदर बहुत ही भयंकर है। वह कठिनाई के 10वें स्तर पर है, लेकिन वह इतने लंबे समय तक अंदर भी बने रहने में सक्षम। हम पहले से ही 3/4 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं। एरे के प्रतीकों ने कोई संकेत नहीं दिया है कि वह कमजोर हो रहा है, जो साबित करता है कि सीनियर डिसाइपल ब्रदर सिकारा अभी तक घायल नहीं हुआ है, नहीं उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत से परेशानी हो रही है। यह वीर वास्तव में 1 महीने में सीनियर डिसाइपल ब्रदर सिकारा को हराना चाहता है। मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। यह वीर वास्तव में एक मास्टर टैलेंट राक्षसी प्रतिभा को रखता है, लेकिन सीनियर डिसाइपल ब्रदर सिकारा कोई सब्जी नहीं है जिसे इधर उधर धकेलकर आसानी से काटा जा सके। मुझे लगता है कि सीनियर डिसाइपल ब्रदर सिकारा जीत जाएगा। यह कठिनाई का 10वां स्तर है। यदि मैं इस स्तर के अंदर जाता हूं मुझे तुरंत मार दिया जाएगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। 1 महीने में वीर और सिकारा के बीच मैच को लेकर हंगामा न केवल शांत हुआ बल्कि माहौल और हलचल और भी उग्र होती गई। इस दौरान कार्लोवेनिया एकेडमी में कुछ दिलचस्प घटनाएं घटित हो रही थीं। वीर ने कार्लोवेनिया एकेडमी के भंडार में जो कल्टीवेशन मेथड्स साधना विधियां चुने थे वे अचानक शहर में सबसे लोकप्रिय हो गए थे। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक के नीचे रिकॉर्ड पर 4 नाम लिखे जा चुके थे और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक के रिकॉर्ड में नीचे 3 नाम लिखे हुए थे। वीर के अद्भुत प्रदर्शन के कारण लोवर हॉल के 4 जूनियर डिसाइपलों ने भाले को अपना हथियार बनाने का फैसला किया था। हालांकि किसी ने भी वीर द्वारा चुनी गई फाइटिंग टेक्निक कौशल बोन ब्रेकिंग फीस्ट का अभ्यास करने के लिए जीभ भी नहीं उठाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन नए डिसाइपलों ने वीर को बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल या अभ्यास करते नहीं देखा था। बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक अपने आप में उच्च श्रेणी के अर्थ लेवल फाइटिंग टेक्निक कौशल से ऊपर की थी। भले ही यह पूरी होती फिर भी इसका अभ्यास करना बेहद मुश्किल होगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इसमें 70% सामग्री अभी भी गायब है। अगर वीर वास्तव में इस फाइटिंग टेक्निक कौशल को विकसित करने में कामयाब हो जाता तो उसे डिमोनिक टैलेंट राक्षसी प्रतिभा को रखने वाले के रूप में वर्णित करना अपर्याप्त होता। जब कुछ कनिष्ठ डिसाइपलों ने फाउंडेशन कल्टीवेशन मेथड्स बुनियादी साधना पद्धतियों को चुना तो डिपॉजिटरी एल्डर केवल एक मजबूर मुस्कान के साथ उन्हें देखकर सिर हिला सकता था।
यह एक ऐसी चीज थी जो वीर के चमत्कारिक कारनामों के कारण पैदा हुई थी, और जिन कल्टीवेशन मेथड्स को पहले कचरे से भी बदतर माना जाता था, आज वे सभी के लिए लोकप्रिय हो गई है। वे ऐसे लोग थे वीर की उपलब्धियों से बहुत प्रभावित थे, और वे भी वीर के समान बनना चाहते थे। जैसा कि कहा जाता है, अगर कोई बड़ा काम कर देता हो तो उसकी पूजा पहले उस पर हंसने वालों द्वारा की जाती है। इन यंग मास्टरों ने वीर की कल्टीवेशन मेथड्स, साधना पद्धतियों को अपना लिया और यहाँ तक कि उसका हथियार भी चुना। हालांकि वीर इन चीजों की वजह से इतना पावरफुल नहीं बल्कि खुद की वजह से मजबूत था। कितने कनिष्ठ डिसाइपल स्पीयर भाला चुनेंगे और कितने भाले की असली शक्ति का प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। सुबह सुबह वातावरण की हवा ताजी ऊर्जा से भरपूर थी। वीर ने एक हाथ से डेड स्पेयर को पकड़ लिया। उसकी भुजाएं क्षैतिज रूप से उसकी बगलों की ओर फैली हुई थीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना मन पहाड़ों और पेड़ों की ओर खोला और शांत और भावनाओं में खो गया। उसने महसूस किया कि वह इस ईथर फाइटिंग इंटेंट की स्थिति को समझने के लिए अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोनों और उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिलों का उपयोग नहीं कर सकता। जब तक वह जब चाहे ईथर अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था, तब तक उसे वीर के फाइटिंग इंटेंट की छोटी सफलता माना जाएगा। इस मौन और शांतिपूर्ण अवस्था में वीर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उस क्षण उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ था। हालांकि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्लोवेनिया एकेडमी में था, फिर भी वीर ने सतर्कता बरती। आखिरकार उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। मम्मा, आपकी सतर्कता अच्छी है। पास से एक जोरदार और गहरी आवाज आई और वीर के कान में गूंजी। स्पीयर, भाला लिए और लाल कवच पहने एक आदमी भूत की तरह दिखाई दिया और उसके दोनों पैर वीर के भाले की नोक आ गिरे। जैसे ही वह आदमी भाले की नोक पर गिरा, डेड स्पेयर थोड़ा नीचे की ओर मुड़ गया। हालांकि वीर ने भाले के एक कोने को पूरी तरह से स्थिर बनाए रखा। अच्छी मसल पावर, व्यक्ति ने कहा। मास्टर मैकाल, वीर ने आश्चर्य के साथ पूछा। जो आदमी उसके भाले की नोक पर गिरा वह उसके यंगर सिल्वर हॉल का मास्टर मैकाल था। आपने 10,000 किलिंग एरे के रैकिंग स्टोन के नामों के बीच एक अच्छा चेहरा चुनने में मदद की है। रैंक 62 और आपने सिकारा को चुनौती दी। आप वास्तव में साहसी व्यक्ति की हैं। वीर ने कहा, प्रशंसा के लिए धन्यवाद मास्टर मैकाल। लेकिन जहां तक सिकारा की बात है, मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं उसके खिलाफ जीत सकता हूं। मम्मा, यह सिकारा कोई साधारण चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। जब उसने कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश किया था तो उसकी क्षमता का प्रदर्शन बिल्कुल राकेश जैसा था। हालांकि वह आपको मोस्ट टैलेंट वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, फिर भी वह आपसे 2.5 साल ज्यादा समय से स्कूल में है। इन 2.5 सालों में वह राकेश के बराबर की ताकत से अपनी वर्तमान रैंकिंग तक तेजी से ऊपर उठा है। अगले 1 या 2 सालों में जब सलीम और अन्य लोग स्नातक ग्रेजुएट हो जाएंगे तो सिकारा निस्संदेह कार्लोवेनिया एकेडमी की रैंकिंग के शीर्ष 10 में होगा और शायद शीर्ष 5 में भी। आपका प्रतिद्वंद्वी कार्लोवेनिया एकेडमी में शीर्ष 5 रैंक के लिए एक भावी दावेदार है। आपने अपने लिए एक शक्तिशाली दुश्मन चुना है। वीर को स्वाभाविक रूप से पता था कि मास्टर मैकाल यह सब क्यों कह रहे हैं। उसने कहा, मास्टर मैकाल, मैं सिकारा की ताकत को समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि 1 महीने में उससे आगे निकल जाना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। यह तभी हुआ जब एरे संचालक सीनियर डिसाइपल ब्रदर ने मुझसे पूछा कि मैं किसे और कब चुनौती देना चाहता हूं। मेरे दिल में सिकारा को चुनौती देने की तीव्र इच्छा थी। मैं इस विचार को दबाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने दिल की इच्छा का पालन करने का फैसला किया और सिकारा को चुनौती दी। हाँ, अच्छा, यह कितना अच्छा है, अपने स्वभाव के साथ चलना है। जो लोग फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करते हैं उन्हें अपने स्वभाव और इच्छाओं का पालन करना चाहिए। जब आप अपने मन और विचारों से संतुष्ट होंगे तभी आपकी आत्मा और स्पिरिचुअल एनर्जी साफ होंगी और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी बाधा के नियंत्रण में रहेगी। आपका चुनाव अच्छा है, इसमें साहस का भाव है। आज से मैं आपको स्पीयर स्किल भाला कौशल सिखाऊंगा। अगर मैं आपका मास्टर हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी डिसाइपल शिष्य को किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा हराया जाए। वीर ने मास्टर मैकाल की बातें सुनी और उसका दिल खुशी से भर गया। अब तक उसके पास केवल फाउंडेशन स्पीयर तकनीक थी और वह केवल फाउंडेशन का अध्ययन कर सकता था। अगर उसे मार्गदर्शन मिलता तो उसकी प्रगति बहुत तेज होती। मास्टर मैकाल ने कहा, मैं एक बार 10 साल के लिए सेना में शामिल हुआ था। मैंने अपने 10 साल के करियर में केवल स्पीयर का प्रयोग किया था। उससे पहले मैंने तलवार का इस्तेमाल करता था। स्पीयर सैनिकों के हथियारों के बीच एक राजा है। मैं स्पीयर भाला चलाने में बड़ी सफलता के चरण तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने जो सीखा है वह मैं आपको सिखा सकता हूं। हालांकि शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आप एक विशेष कल्टीवेशन अवस्था को समझने में सक्षम हो गए हैं? वीर रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर मैकाल इस मामले के बारे में जानता होगा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। आपकी धारणा अच्छी है। आपकी यह कल्टीवेशन अवस्था शायद अपने जैसे किसी सर्वश्रेष्ठ से जड़ कर देखने के लिए सामान्य है, अन्यथा आपके टैलेंट प्रतिभा के साथ इतने कम समय में इतने अच्छे परिणाम प्राप्त करना आपके लिए असंभव होगा।
यह आपके शुद्ध और मजबूत फाइटिंग आर्ट के दिल का लाभ है। लेकिन भले ही आपके पास फाइटिंग आर्ट का असाधारण दिल हो, फिर भी आपको ऐसी कल्टीवेशन अवस्था को समझने का वह भाग्यशाली अवसर नहीं मिल सकता है। इस अवस्था को फाइटिंग इंटेंट कहा जाता है। जिनके पास फाइटिंग इंटेंट है वे बहुत कम हैं। यहाँ तक कि कार्लोवेनिया एकेडमी जैसी जगह में भी, जहाँ कई टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति एकत्रित होते हैं, पिछले कई दर्जन वर्षों में केवल सलीम ही वह व्यक्ति बन पाया है जिसके पास किसी प्रकार का फाइटिंग इंटेंट हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब आप भी ऐसे व्यक्तियों में गिने जाएंगे। ओह इतने कम, ओह इतने कम। वीर को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, फाइटिंग इंटेंट का अस्तित्व बहुत ही रहस्यमय और अकल्पनीय है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसे समझ पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं है, और केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक फाइटिंग मास्टर का फाइटिंग इंटेंट एक जैसा नहीं होता, प्रत्येक का प्रभाव अलग होता है। वीर ने कहा, गुरुजी मैं समझ नहीं पाया। चून की सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम ने फाइटिंग इंटेंट जैसे दुर्लभ कौशल को समझ लिया है और उनकी ताकत पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में उनके कल्टीवेशन चरण के भीतर अजेय होने के रूप में जानी जाती है, तो उन्हें मुख्य डिसाइपल के रूप में क्यों नहीं चुना गया? कार्लोवेनिया एकेडमी के मुख्य डिसाइपल किस तरह के मोस्टर टैलेंट को रखते हैं? मैकाल ने कहा, कार्लोवेनिया वैली के लोगों ने सलीम पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है। हालांकि किसी व्यक्ति को मुख्य डिसाइपल के रूप में चुने जाने के लिए इसे एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। सलीम अंततः परीक्षा को पास करने में असमर्थ रहा था, इसलिए उसे मुख्य डिसाइपल के पल के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। वह केवल एक कदम चूक गया था। मम्मा परीक्षा। यह सुनते ही वीर का दिल शांति से भर गया। हाँ, कुछ लोग कार्लोवेनिया एकेडमी के कठोर मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं और एक परीक्षा के माध्यम से मुख्य डिसाइपल बनना चाहते हैं। जब सलीम ने परीक्षा का सामना किया तो उसे उसी उम्र के किसी व्यक्ति या किसी बड़े मुख्य डिसाइपल को हराना था, और उसे 17 वर्ष की आयु तक फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण तक भी पहुंचना था। सलीम एक मुख्य डिसाइपल को हराने में सक्षम हो था जो उससे आधा साल बड़ा था। दुर्भाग्य से उसकी कल्टीवेशन 17 वर्ष की आयु से पहले फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण तक नहीं पहुंच पाई थी, और इसलिए वह इस प्रकार असफल हो गया। क्या यह इसलिए है क्योंकि सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम का कल्टीवेशन टैलेंट प्रतिभा उनकी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, फाइटिंग इंटेंट के कई अलग अलग प्रकार हैं। सलीम का फाइटिंग इंटेंट अशूरा है। अशूरा युद्ध के मैदान में वह अंतहीन वध और युद्ध का अनुभव कर सकता है। इस तरह के फाइटिंग इंटेंट का मुख्य कार्य एक फाइटिंग मास्टर की प्रवृत्ति, विस्फोटक बल और हत्या करने की क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि यह वास्तव में एक फाइटिंग मास्टर की कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन यह बाधाओं को तोड़ने में कुछ लाभ प्रदान करता है। मैकाल ने अफसोस के भाव के साथ यह कहा, एक फाइटिंग मास्टर की लड़ने की क्षमता और कल्टीवेशन दो अलग अलग मामले थे। लड़ने की क्षमता उनकी ताकत थी, लेकिन कल्टीवेशन को चरणों के माध्यम से आंका जाता था। उदाहरण के लिए फिजिकल ट्रेनिंग का पहला चरण, दूसरा चरण एनर्जी कंडेंसेशन स्तर और महावीर चरण। एक फाइटिंग मास्टर की लड़ने की क्षमता में कल्टीवेशन सबसे महत्वपूर्ण कारक था, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था। फाइटिंग टेक्निक, कौशल, लड़ाई की प्रवृत्ति, लड़ने की क्षमता, लड़ाई का अनुभव, स्पिरिचुअल एनर्जी की भारी मात्रा, ये सभी किसी की लड़ने की क्षमता, फाइटिंग पावर को प्रभावित कर सकते थे। इसलिए कोई व्यक्ति अपने कल्टीवेशन स्तर से ऊपर के किसी व्यक्ति से लड़ सकता था, लेकिन एक फाइटिंग मास्टर के लिए उनकी कल्टीवेशन सभी के लिए मूलभूत आधार थी। यदि वे अपनी कल्टीवेशन में सुधार नहीं कर सकते तो आपकी फाइटिंग पावर चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में एक फाइटिंग मास्टर कभी भी एनर्जी कंडेंसेशन चरण में किसी को नहीं हरा सकता, चाहे उसके लड़ने की क्षमता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। यह पूर्ण असमानता थी जो कल्टीवेशन के माध्यम से बनाई गई थी। इसके अलावा एक फाइटिंग मास्टर के लिए उनका जीवन उनकी कल्टीवेशन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। सलीम की मुख्य ताकत उनकी फाइटिंग पावर थी, उसकी कल्टीवेशन वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। यदि उनके पास महावीर चरण तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था तो बड़े सेक्टों के लिए उसका कोई मूल्य नहीं था। इसलिए सलीम को अस्वीकार कर दिया गया। मास्टर मैकाल ने कहा, यदि सलीम के टैलेंट प्रतिभा को आधा कदम बढ़ा दिया जाए, उदाहरण के लिए एक मध्यम चौथी श्रेणी के टैलेंट प्रतिभा तक, तो उसके पास कार्लोवेनिया वैली में प्रवेश करने के लिए चुने जाने का एक बड़ा मौका होगा। उनका अशूरा फाइटिंग इंटेंट किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन और मृत्यु के किनारे पर लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है, और यह बाधाओं को तोड़ने का भी पक्षधर है। यह कार्लोवेनिया वैली के लिए मूल्यवान है। दुर्भाग्य से अशूरा फाइटिंग इंटेंट से किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है। वीर ने पूछा, मास्टर मैकाल, क्या सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम के पास कार्लोवेनिया वैली में प्रवेश करने के लिए चुने जाने की कोई और संभावना नहीं है? हाँ, लेकिन यह बहुत कठिन है। एक संभावना यह है कि उसे 22 वर्ष की आयु से पहले एनर्जी कंडेंसेशन अवधि में ब्रेक थ्रू करना होगा। यह कार्लोवेनिया वैली का सबसे कठोर मानदंड है। यदि आप 22 वर्ष की आयु से पहले एनर्जी कंडेंसेशन अवधि में ब्रेक थ्रू करने में सक्षम हैं, तब तक आप कार्लोवेनिया वैली में प्रवेश कर सकते हैं।
हालांकि सलीम की वर्तमान कल्टीवेशन प्रगति के साथ यह असंभव है। दूसरी संभावना यह है कि अगर सलीम किसी अन्य प्रकार के फाइटिंग इंटेंट को समझने में सक्षम हो जाता है। यदि दूसरा फाइटिंग इंटेंट ऐसा हो जो उसकी कल्टीवेशन प्रगति को बढ़ाने में मदद करे तो यह बेहतर होगा। यदि ऐसा कुछ हुआ तो संपूर्ण कार्लोवेनिया वैली सेक्ट सलीम को महत्व देंगी। ऐसा व्यक्ति जो दो प्रकार के फाइटिंग इंटेंट को समझ सकता है वह बहुत दुर्लभ है। दो प्रकार के फाइटिंग इंटेंट, किसी के पास दो अलग अलग प्रकार के फाइटिंग इंटेंट भी हो सकते हैं, वीर आश्चर्यचकित था। मम्मा, लेकिन यह बहुत कठिन है, इतना कठिन कि कोई भी व्यक्ति सारी उम्मीद खो दे। पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में या यहाँ तक कि कार्लोवेनिया एकेडमी और उसके आसपास के सैकड़ों हजारों मील के पूरे क्षेत्र में एक भी ऐसा नहीं है। मैंने उनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में सुना है। उदाहरण के लिए किंवदंतियों ने अचानक ज्ञानोदय के बारे में बताया। एक शक्तिशाली व्यक्ति की कहानी है जिसे सम्राट शाक्य कहा जाता था, जिसके पास 7 अलग अलग प्रकार के फाइटिंग इंटेंट थे। 3000 साल पहले उसने 7 दिन और 7 रातों तक एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। उसके शरीर में ये 7 प्रकार के फाइटिंग इंटेंट वास्तव में एक साथ मिल गए और सम्राट शाक्य ने एक महान प्रगति प्राप्त की और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। उसने फाइटिंग आर्ट की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ दिया और फाइटिंग की दुनिया के व्यवधानों को भेदते हुए अमर बनने के लिए निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम हो गया। वीर ने जब मास्टर मैकाल की कहानी सुनी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। 7 प्रकार के फाइटिंग इंटेंट, यह कैसी ताकत और स्थिति हो सकती थी। इसके अलावा ये 7 प्रकार के फाइटिंग इंटेंट एक साथ भी मिल गए थे। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में एक पौराणिक स्वर्गीय प्राणी था। बोधि वृक्ष की किंवदंती सुनते ही वीर को अविश्वास का एक अंश मिला। 7 दिन और 7 रातों तक ध्यान में बैठना और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, फाइटिंग आर्ट की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना और फाइटिंग शून्य को भेदना, यह बस थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था। यह जानना जरूरी था कि फाइटिंग आर्ट के मार्ग में आप जितने ऊपर जाते हैं यह उतना ही आगे बढ़ना कठिन होता है। कुछ लोगों को अक्सर किसी बाधा स्तर को पार करने में 100 साल से ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन इस सम्राट शाक्य ने वास्तव में फाइटिंग आर्ट की सभी बाधाओं को पार किया था और एक ही बार में अनगिनत चरणों तक पहुंच गया था। क्या यह सिर्फ बकवास नहीं था? लेकिन जब उसने मैकाल के द्वारा कही गई कहानी सुनी तो वीर को यकीन होने लगा। 7 तरह के फाइटिंग इंटेंटों को एक में मिलाना, सिर्फ यही सोचना बहुत भयानक था। मैकाल ने कहा, वीर मुझे अपने फाइटिंग इंटेंट के बारे में बताओ ताकि मैं यह निर्धारित कर सकूं कि यह किस तरह का है। यह तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीर ने सिर हिलाया और अपने ईथर फाइटिंग इंटेंट का वर्णन करना शुरू किया। मास्टर मैकाल ने इस पर विचार किया और फिर कहा, आपके पास जो ईथर फाइटिंग इंटेंट है वह ऐसा होना चाहिए जो आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाए। आपकी चेतना आपके शरीर को छोड़ देती है और आपका स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप ही अपनी प्रवृत्ति के अनुसार घूमने लगती है। इससे स्पिरिचुअल एनर्जी आपके शरीर के भीतर एक आदर्श और मुख्य परिसंचरण पथ प्राप्त कर सकती है। फाइटिंग इंटेंट के बहुत से प्रकार हैं और वे व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होते हैं और उनके बहुत अधिक रिकॉर्ड भी नहीं हैं। यह पहली बार है जब मैंने आपके इस तरह के फाइटिंग इंटेंट के बारे में सुना है। मैं इसके विशिष्ट प्रभावों का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन यह देखते हुए कि आपकी कल्टीवेशन किस तरह की तेजी से बढ़ रही है, प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका फाइटिंग इंटेंट भी सलीम से बेहतर होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास कार्लोवेनिया वैली में एक मुख्य डिसाइपल के रूप में चुने जाने की संभावना भी हो। निश्चित रूप से सलीम की तरह आपको परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा कठिन है, यह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने के आपके फाइटिंग इंटेंट पर निर्भर करेगा। मुख्य डिसाइपल वीर ने चुपचाप सोचा। वीर की जानकारी के अनुसार उसने इतना ही समझा था कि कार्लोवेनिया वैली एक विशाल रक्त चूसने वाले पिशाच की तरह थी जो कई 100,000 मील के दायरे में सभी कल्टीवेशन के रिसोर्सेस संसाधनों को निचोड़ लेती थी। उन्होंने छोटे देशों के फाइटिंग मास्टरों को कल्टीवेशन के सभी रिसोर्सेस संसाधनों से वंचित कर दिया और इस तरह एक फाइटिंग मास्टर के लिए महावीर चरण में एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट ने अपने नियंत्रण में सभी विभिन्न देशों में कार्लोवेनिया एकेडमी जैसे भव्य संस्थान खोले। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के साथ उन्होंने रिसोर्सेस संसाधन प्रदान किए और उन्होंने सबसे उत्कृष्ट टैलेंट प्रतिभा वाले व्यक्तियों को कल्टीवेशन के तरीके दिए ताकि वे उनका उपयोग कर सकें। लेकिन इन छोटे देशों के शाही परिवार इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी जबकि वे कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के जैसे एक भयानक भूत से डरते थे, वे एक साथ कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के समर्थन और संरक्षण की आशा करते थे। यही कारण है कि वे अपने देशों के रिसोर्सेस संसाधनों की पेशकश करने के लिए तैयार थे, उन्हें दोनों हाथों से नमन करते हुए। इससे इन देशों में बचे हुए कुछ रिसोर्सेस संसाधनों की कीमत आसमान छूने लगी। वीर की स्थिति में भले ही उसके पास टैलेंट प्रतिभा हो, लेकिन उसके परिवार की परिस्थितियों के कारण उसके पास फाइटिंग आर्ट सीखने के लिए पैसे नहीं थे। कार्लोवेनिया वैली और ब्लू स्काई किंगडम के बीच बने परजीवी संबंध, एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध के कारण वीर पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा था। अगर कार्लोवेनिया वैली सेक्ट न होती और मैं फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करना चाहता तो मेरे परिवार पर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता।
कार्लोवेनिया वैली सेक्ट इतनी घृणित, वीर ने सोचा। वह ऐसा कहना चाहता था लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। अगर मैं फाइटिंग आर्ट के उच्च क्षेत्रों तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे वास्तव में एक मुख्य डिसाइपल बनना होगा। अन्यथा मेरे पास ऐसा करने के लिए रिसोर्सेस संसाधन नहीं होंगे। यदि मेरे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं होगी तब तक सब मेरा भरोसा और समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है वीर, मैं आपको जो बातें याद दिलाना चाहता था वे पहले ही बता चुका हूं। आपकी श्रेष्ठता आपके फाइटिंग आर्ट के दिल में है लेकिन वर्तमान फाइटिंग पावर के मामले में आप सिकारा की तुलना नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास कोई फाइटिंग टेक्निक कौशल नहीं है। आपने कमलेश को सबसे बुनियादी फ्लड ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट टेक्निक से हराया। पहले तो मैं नहीं चाहता था कि आप बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक चुने लेकिन आप बहुत जिद कर रहे थे। अब एक और फाइटिंग टेक्निक कौशल सीखने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। एक फाइटिंग मास्टर को अपनी प्रकृति और इच्छाओं का स्वतंत्र रूप से पालन करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो आपको अपने निर्णयों पर पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना मन बदल लिया होता तो आपका दिल संतुष्ट नहीं होता और वह खुला भी नहीं होता। अब मैं आपके बुनियादी स्पीयर स्किल भाला कौशल को निखारना चाहता हूं और आपको सिकारा को हराने के लिए उन बुनियादी स्पीयर स्किल भाला कौशल के उच्च स्तर का उपयोग सिखाना चाहता हूं। हालांकि मैं आपको अभी यह बता दूंगा, सिकारा पहले से ही 3 तरह के फाइटिंग टेक्निक कौशल में महारत हासिल कर चुका है। आपको तैयार रहना चाहिए। वीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल मास्टर मैकाल। अब मुझ पर हमला करो। मुझे तुम्हारे स्पीयर भाला चलाने के हुनर को अच्छी तरह से देखने दो। तो फिर ठीक है मास्टर। वीर ने अपना हाथ हिलाया और डेड स्पेयर उसकी पकड़ में आ गया। उसकी शक्ति के एक झटके के साथ भाले की नोक अप्रत्याशित रूप से कांपने और गुनगुनाने लगी। डार्क पर्पल इलास्टिक आयरन गहरे बैंगनी रंग का लोचेदार लोहा बहुत कठोर और प्रतिरोधी था। भले ही यह केवल एक हल्का कंपन था, यह मांसपेशियों को फाड़ने और हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। तो तुम डार्क पर्पल इलास्टिक आयरन को इतनी आसानी से हिला सकते हो, अच्छी ताकत। मास्टर मैकाल हंसा और उसने अपनी पीठ पर रखे लंबे भाले को भी लहराया। फ्लड ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट, वीर चिल्लाया। दोनों हाथों ने स्पीयर भाला को पकड़ लिया और अचानक हुई हरकत के साथ उसने भाले को आगे की ओर बढ़ाया। जैसे ही वीर का स्पीयर भाला बाहर की ओर बढ़ा, वीर की प्रभावशाली शक्ति आभा अचानक बढ़ गई। उसके चारों ओर हवा का प्रवाह बदलने लगा, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य ऊर्जा की धारा बह रही हो और यह आभा इकट्ठी होकर वीर के लंबे भाले में मिल रही हो। मैकाल ने प्रशंसा भरी नजर से देखा। वह एक कदम आगे झुका, अपने भाले की शाफ्ट को पकड़ा और वीर के भाले की नोक पर निशाना साधा और फिर एक जोरदार वार किया। हालांकि इस वार की शक्ति वीर के भाले को रोकने में कामयाब नहीं हुई। मास्टर मैकाल का वह स्पीयर भाला सोने और लोहे से बना हुआ लग रहा था और वीर ने अपनी दिशा नहीं बदली, उसने सीधे मास्टर मैकाल की ओर वार किया। यह वीर द्वारा बर्फीले ठंडे तालाब के झरने के नीचे अनगिनत बार स्पीयर भाला फेंकने का अभ्यास करने का परिणाम था। इसने स्थिर होने की स्थिति प्राप्त कर ली थी। मैकाल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा स्पीयर भाला हो। मैकाल अचानक ताकत से भर गया। उसके लंबे भाले में स्पिरिचुअल एनर्जी के चमक दिखाई देने लगी। वीर का स्पीयर भाला एक खतरनाक ताकत के कारण उसके हाथ छूटकर एक तरफ गिर गया। मास्टर मैकाल ने अपना लंबा स्पीयर भाला जोर से पकड़ा और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और भाले की नोक वीर के गले में एक जहरीले सांप की तरह बढ़ने लगी। मैकाल का स्पीयर भाला वीर के भाले से दोगुना तेज था। जब तक वीर ने एक स्पीयर भाला अटैक का इस्तेमाल किया तब तक मैकाल ने 2 का इस्तेमाल किया था। मैकाल ने सोचा कि यह एक अटैक ही सब कुछ खत्म कर देगा। फिजिकल ट्रेनिंग के एनर्जी कंडेंसेशन के शिखर पर अपनी कल्टीवेशन के साथ फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के वीर से निपटना उसके लिए आसान होना चाहिए था। अगर वह अपनी ताकत का 30% भी इस्तेमाल करता तो भी यह एक आसान काम होता, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह गलत होगा। अपनी आंखों में भाले की नोक को देखकर चूंकि वीर का डैड स्पीयर नीचे गिर गया था और उसके पास इसे पकड़ने और इस अटैक से बचाव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ से मैकाल के भाले की नोक की ओर हाथ बढ़ाया। उस पल वीर के शरीर की सभी छोटी इकाइयां एक साथ सांस लेने लगीं। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में कंपन करने लगी और उसके दाहिने हाथ में केंद्रित हो गई। मैकाल ने देखा कि वीर अपने नंगे हाथ को भाले की नोक की ओर ले जा रहा था जो तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा था और वह अचानक हिचकिचाया। यह वीर, मम्मा। जैसे ही वीर की हथेली ने भाले की नोक को छुआ, मास्टर मैकाल ने महसूस किया कि भाले के शाफ्ट में एक तीव्र कंपन हुआ है जिसने उसके भाले को अस्थिर कर दिया। यह क्या हो रहा है? मास्टर मैकाल ने स्वाभाविक रूप से सुना था कि इससे पहले जब वीर कमलेश से लड़ रहा था तो उसने अपने खाली हाथ का इस्तेमाल कमलेश की कृपाण को पकड़ने के लिए किया था। उस समय मास्टर मैकाल ने सोचा था कि वीर ने कमलेश के हमले के तरीके का अनुमान लगाया होगा और कृपाण की धार से बच गया होगा, इसलिए वह सफल हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह इतना भी सच नहीं था। मास्टर मैकाल पल्स कंडेंसेशन स्टेज के एक माहिर फाइटिंग मास्टर थे।
दोनों हाथों के अचानक फैलाते हुए उन्होंने जोर से झटका मारा और भाले के शाफ्ट के कंपन को संतुलित किया। लेकिन अब वीर ने भी अपना स्पेयर भाला नीचे से उठा लिया था। मास्टर मैकाल के पास चकमा देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था और वह वार से बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया। फिर भी एक तेज ऊर्जा से भरी हुई हवा वीर के भाले का पीछा करती हुई मास्टर मैकाल की ओर आगे बढ़ी। इस तेज हवा में एक अजीब कंपन शक्ति थी। जैसे ही यह हवा मास्टर मैकाल से टकराई तो उसने महसूस किया कि उसकी हृदय गति और रक्त प्रवाह कुछ हद तक इससे प्रभावित हो गया है और उसे अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। इस अटैक ने मास्टर मैकाल को पूरी तरह चौंका दिया। वह एक फाइटिंग कलाकार था जो पल्स कंडेंसेशन के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया था। उसके शरीर के सभी अंग यहां तक कि त्वचा भी बहुत पहले से ही ऊर्जा से कठोरता की उच्च सीमा तक पहुंच गई थी और इसके शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जो इससे नीचे के स्तर के किसी व्यक्ति को इसके शरीर को प्रभावित करने में मदद करे। इसके अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को बिना किसी कमजोरी के पूरे नियंत्रण में रहती थी। इस स्थिति में जब वीर के स्पेयर भाला की हवा उसके पास से गुजरी तब भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था। अगर यह कोई बोन पावर इनहेसिंग चरण 5वां चरण का फाइटिंग कलाकार होता जिसे इस हवा ने छुआ होता तो वह अचानक खून उगल सकता था। यह बच्चा वह किस तरह की कल्टीवेशन मेथड्स साधना विधियों का अध्ययन कर रहा है। मैंने सोचा था कि मैं इसे एक चाल में पकड़ लूंगा लेकिन वह 3 राउंड तक टिकने में कामयाब रहा। अगर मैं इसे संभाल नहीं पाया तो एक प्रशिक्षक मास्टर के रूप में मेरा क्या होगा। मास्टर मैकाल ने अपनी अटैकों की ताकत को और 20% बढ़ा दिया। वह हवा में मुड़ गया और उसका लंबा स्पेयर भाला एक भयंकर बारिश की तरह नीचे की ओर गिर पड़ा। फट। वीर ने अपनी प्रतिद्वंद्वी मास्टर मैकार का सामना करने के लिए अपना स्पेयर भाला उठाया लेकिन इस बार उसने मास्टर मैकाल के भाले में एक अटूट ताकत महसूस की ऐसी कि वह उससे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और इसके साथ ही वीर का स्पेयर मास्टर मैकाल के स्पेयर से टकराते ही दूर जाकर गिर गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मास्टर मैकाल के भाले की नोक वीर के गले के पास अचानक एक भूत की तरह प्रकट हो गई। भाले की नोक की बर्फीली ठंडक ने वीर के रोंगटे खड़े कर दिए। लड़ाई खत्म हो गई थी। मास्टर मैकाल ने अपना स्पेयर भाला वापस ले लिया और कहा, अच्छी क्षमता तुम्हारे छिपे हुए टेक्निक वास्तव में गहरे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कमलेश को सिर्फ एक हथेली मुके और भाले से ही हरा दिया था। मेरी कल्टीवेशन तुमसे कहीं बेहतर है लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे कुछ सीख सकता हूं। मास्टर मैकाल ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका आंकलन किया। उसे वह अजीब कंपन याद आया जो उसने महसूस किया था। वीर ने यह कहां से सीखा था? इस तरह की भयंकर लड़ाई शैली को खुद से सीखना असंभव था। यह निश्चित रूप से कुछ जेड स्क्रोलों का अध्ययन करके ही समझा जा सकता था। वीर ने डिपॉजिटरी स्टोर हॉल से जो 3 जेड स्लिप चुनी थी उनके बारे में सोचते हुए वे फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक, फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक और बोन ब्रेकिंग फीस्ट थी। मास्टर मैकाल ने पहले भी फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक के बारे में बहुत कुछ जाना था। वास्तव में सेना में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन भले ही सेना की फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक कार्लोवेनिया एकेडमी की डिपॉजिटरी से अलग थी लेकिन यह केवल स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से प्रयोग करने के कुछ अधिक संक्षिप्त तरीकों के अलावा कुछ नहीं थे। स्पेयर स्किल भाला कौशल में ज्यादा कुछ भी अलग नहीं था। इस तरह का डरावना कंपन फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक से उत्पन्न नहीं हो सकता था और यह फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो सकता था। इसका मतलब यह था कि बोन ब्रेकिंग फीस्ट। इस विचार ने मास्टर मैकाल को अचानक से स्तब्ध सुन्न कर दिया। उसे याद आया कि जब उसने भी बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को समझने की कोशिश थी और याद आया कि इस बोन ब्रेकिंग फीस्ट का मुख्य कार्य था कंपन। हे भगवान, यह लड़का। मास्टर मैकाल के पेट में ऐंठन होने लगी। यह बच्चा बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को सीख सकता है। यह असंभव था। हालांकि बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक की जेड स्लिप में स्पिरिचुअल एनर्जी कंपन का उल्लेख किया गया था लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था। लेकिन चूंकि यह टेक्निक अधूरी थी इसलिए इससे पता नहीं लगाया जा सकता था कि स्पिरिचुअल एनर्जी कंपन को कैसे प्राप्त किया जाए। इसमें सबसे आवश्यक बुनियादी भाग का अभाव था। बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक 70% अधूरी थी और यह एक अर्थ लेवल फाइटिंग टेक्निक भी था। इसके सीखने की बात करें तो एक अमर व्यक्ति की इसे सीखने का जिम्मा नहीं उठाएगा। अगर वीर वाकई इस टेक्निक को सीखने और इसके प्रभावों को प्राप्त करने में सक्षम होता है तो उसे डेडली मास्टर टैलेंट वाला व्यक्ति कहना भी कम पड़ेगा। उसे बस स्वर्ग के अमर देवताओं या नरक के राक्षसों का पुनर्जन्म कहना गलत नहीं होगा। बेटा, तुमने अभी अभी जो कंपन टेक्निक इस्तेमाल की थी, तुमने उसे कहां से सीखा? मास्टर मैकाल की आवाज में कांपने का संकेत था। जाहिर है कि वह बहुत परेशान और बेचैन था। ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद वह शांत नहीं हो सकता था। इसका मतलब यह था कि वीर के पास न केवल फाइटिंग आर्ट के लिए एक बेहतरीन दिल था, इससे बढ़कर वह अपने फाइटिंग इंटेंट को भी समझने में सक्षम हो गया था।
इतना ही नहीं बल्कि वह एक डेडली मास्टर टैलेंट प्रतिभा से ऊपर के टैलेंट को भी अपने नीचे दबाने में सक्षम था, जिसकी समझ और ज्ञानशीलता स्वर्ग की इच्छा को भी चुनौती देती है। इस तरह के डेडली मास्टर टैलेंट वाले व्यक्ति के लिए कोई भी सामान्य टैलेंट प्रतिभा वाला व्यक्ति केवल रेंगने वाले कीड़े की तरह ही है। ऐसा टैलेंट प्रतिभा जो स्वर्ग की इच्छा को भी चुनौती देता है और निश्चित रूप से असंभव चीजों को भी संभव करने में सक्षम हो सकता है। यह किस तरह की अवधारणा शक्ति थी, मास्टर मैकाल ने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। वीर ने सच कहा, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक की जेड स्लिप से सीखी थी। उसने शुरू में कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। यदि वह आगे इस टेक्निक का उपयोग करता है तो जल्दी या बाद में यह उजागर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि भले ही वह उजागर हो जाए, जेड स्लिप के बिना फाइटिंग टेक्निक या कल्टीवेशन विधियों जैसी चीजों को सिखाना या समझाना असंभव था। केवल कोई व्यक्ति जो उस फाइटिंग टेक्निक या कल्टीवेशन विधि के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया हो, वह इसे फिर से निर्मित करने में सक्षम होगा। इसलिए वीर को बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई इसे इस टेक्निक के लिए लालच देगा। इसके अलावा एक बात और थी कि वीर ने बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक के पूरी तरह से नहीं सीखा था, क्योंकि वह वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक का अभ्यास करता है। वीर ने बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को अपनी मुख्य वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक को अच्छी तरह जानने के लिए चुना था, न कि इस किसी तरह की बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा यदि वह इसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त कर लेता तो भी यह केवल वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक की दहलीज पर पहुंचना ही होता। चूंकि वीर इस टेक्निक में बड़ी सफलता प्राप्त करे बिना ही वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक की कुछ क्षमताओं को प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसकी ताकत इतनी अधिक हो गई थी। यदि यह बात उजागर हो जाती है कि वह बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को कुछ हद तक सीख गया है, तो इसकी प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि होगी और कार्लोवेनिया एकेडमी और क्राउन प्रिंस उसके प्रति और भी अधिक सुरक्षात्मक हो जाएंगे। इस तरह वह और भी सुरक्षित हो जाएगा। वीर की पुष्टि सुनने के बाद मास्टर मैकाल लंबे समय तक बोल नहीं सका। वह बस वीर को घूरता रहा, जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। कौन सी माँ है जिसने इतने खतरनाक राक्षस को जन्म दिया है? यह तो पूरा मोस्टर है। मोस्टर यह वीर कार्लोवेनिया एकेडमी के पिछले 100 वर्षों में सबसे असामान्य टैलेंट प्रतिभा वाला व्यक्ति था। केवल मानिका ही थी जिससे वीर की तुलना की जा सकती थी। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं कि वह वीर से बेहतर हो। अद्वितीय मोस्टर टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा। मास्टर मैकाल ने आखिरकार लंबे समय तक अवाक रहने के बाद अपने दिल से निकले कुछ शब्द कहे। वीर, आपके मास्टर मैकाल के पूरे जीवन में आप सबसे अच्छे और सबसे उत्कृष्ट और टैलेंटेड प्रतिभाशाली फाइटिंग कलाकार हैं जिनके जैसे किसी को आज से पहले मैंने कभी देखा है। हालांकि आपका फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा केवल मध्यम तीसरी श्रेणी का है, आप अपने फाइटिंग इंटेंट से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बस इतने के साथ ही आपको चौथी या पांचवी श्रेणी के टैलेंट प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जा सकता है। फिर भी यह कार्लोवेनिया वैली का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी धारणा समझने की क्षमता बहुत भयानक है। आप किसी भी टेक्निक का अभ्यास दोगुने परिणाम और आधे प्रयास के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा फाइटिंग आर्ट के अपने शुद्ध और मजबूत दिल के साथ आप एक दूसरे फाइटिंग इंटेंट को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। उस स्थिति में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट भी अपने आप को मुख्य डिसाइपल बनाने से रोक नहीं पाएगी। आप पूरे ब्लू स्काई कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर होंगे। आपका भविष्य असीम है। मैं आपको जो सिखा सकता हूं वह बहुत सीमित है। वर्तमान में मैं केवल आपका शिक्षक बनने में सक्षम हूं। मैं आपको स्पेयर स्किल भाला कौशल सिखाने के लिए तैयार था जो मैंने सीखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह आवश्यक नहीं है। स्पेयर स्किल के बारे में आपकी अपनी समझ है और मुझे डर है कि मेरी अपनी समझ आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अब मैं आपको केवल स्पेयर स्किल भाला कौशल का आधार, साथ ही स्पेयर भाला कल्टीवेशन विधि सिखा सकता हूं। जब मैंने तुमसे लड़ाई की थी तब मैंने पाया कि तुम्हारा स्पेयर भाला पहले से ही बहुत धीमा है। तुम कह सकते हो कि तुम फाउंडेशन स्पीयर स्किल की सीमा पर पहुंच गए हो, जहां तुम्हारा स्पेयर भाला अभी भी ढली हुई धातु की मूर्ति की तरह स्थिर रह सकता है। लेकिन तुम्हारा स्पेयर भाला तेज नहीं है। मेरे दो भालों के अटैकों के बीच में से तुम सिर्फ एक ही अटैक कर पाए। इस तरह की गति से तुम शिकारा को हरा नहीं पाओगे। जो धीमा स्पेयर भाला दुश्मन की आभा का सामना नहीं कर सकता है वह बेकार है। वीर, बस यह देखो। मास्टर मैकाल ने मुड़कर एक पेड़ के तने पर मुक्का मारा। पतझड़ के पत्ते जो पहले से ही पीले और मुरझाने लगे थे तुरंत सरसराहट करके नीचे गिरने लगे। मास्टर मैकाल की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ में स्पेयर भाला एक जानलेवा सांप की तरह बाहर निकल आया। चा चा चा। भाले बहुत ही तेज रफ्तार से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मास्टर मैकाल के हाथ में एक नहीं कईयों भाले हो। वीर की तेज तर्रार नजर के बावजूद वह मास्टर मैकाल के भाले की नोक को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वह केवल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करके ही मास्टर मैकाल की हरकतों को पकड़ पाया था। मास्टर मैकाल के भाले के हर वार के साथ भाले की नोक एक हवा में गिरते हुए पत्ते को छेदती हुई तेजी से पीछे मुड़ती और फिर दूसरे पत्ते को छेदती हुई निकल जाती थी। इस तरह भाले की नोक पर छिदे हुए पत्तों की एक कतार बन गई थी।
जब भाले की परछाई हर जगह चमकने लगी तो गिरे हुए पत्ते तेजी से गायब होने लगे, जिन्हें नंगी आंखों से भी साफ देखा जा सकता था। कुछ ही सांसों में मास्टर मैकाल ने अपने भाले की नोक पर हवा में उड़ रहे पत्तों का एक मोटा ढेर बना दिया था। आखिरकार एक भी उड़ता हुआ पत्ता जमीन को नहीं छू पाया था। वीर ऐसी अद्भुत स्पीयर टेक्निक को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह जानना जरूरी था कि मास्टर मैकाल के भाले की नोक बहुत चौड़ी थी, सबसे चौड़ा हिस्सा 4 अंगुल चौड़ाई का था। लेकिन ये हवा में गिरते हुए पत्ते अंडाकार थे। केवल इनकी लंबाई ही 4 अंगुल की माप से अधिक थी, चौड़ाई केवल 2 अंगुल की माप की थी। इस प्रकार सभी गिरते हुए पत्तों को भाले की नोक से उनके लंबे हिस्से से छेदना बहुत जरूरी था, अन्यथा पत्ता आधा कट जाता। वीर ने मास्टर मैकाल के भाले की नोक को देखा और वास्तव में देखा कि कई दर्जन पत्ते जो एक साथ सिमट गए थे लगातार क्रम में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया हो। पत्ते छोटे थे और उनका सबसे लंबा किनारा सिर्फ 4 अंगुल की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मास्टर मैकाल इस जगह में गिरते हुए सभी पत्तों को सटीक रूप से छेदने में कामयाब रहा था और उसने किसी भी पत्ते को पूरी तरह नहीं काटा। ताकत पर इस तरह के नियंत्रण ने वीर को आश्चर्यचकित कर दिया। मास्टर मैकाल का स्पेयर भाला न केवल तेज था बल्कि उनका अपनी ताकत पर भी बहुत नियंत्रण था। जैसा कि कहावत है, छड़ी का इस्तेमाल करने में 1 महीना, मुके को प्रशिक्षित करने में 1 साल और भाले का अभ्यास करने में कईयों साल का समय लगता है। स्पेयर भाला चलाने में कठिनाई बहुत ज्यादा थी। भाले से सामान्य स्थिति में भी बहुत जोर लगता था, शाफ्ट लंबा था, इसे पकड़ना मुश्किल था और नियंत्रित करना भी मुश्किल था। अगर मास्टर मैकाल तलवार से ऐसा कर रहा होता तो यह बहुत आसान होता। तलवार भाले से ज्यादा तेज थी और यह ज्यादा सटीक भी थी। लेकिन ताकत के मामले में तलवार भाले की ताकत की बराबरी नहीं कर सकती। वीर के लिए यह एक आंख खोलने वाली बात थी। मास्टर मैकाल ने कहा, अपने भाले को इस तरह से चलाना सीखो। अपने स्पीयर टेक्निक का अभ्यास करो ताकि तुम कुछ सांसों के समय में ही कई दर्जन भालों के वार का उपयोग कर सको। ये कई दर्जन भाले के वार बिना किसी कारण के नहीं होने चाहिए, तथा हर एक स्पेयर भाला अटैक को सटीक होनी चाहिए। अपनी ताकत पर नियंत्रण रखो, यह तब तक करो जब तक कि तुम स्वतंत्र रूप से हमला और पीछे हटने में सक्षम हो सको। ये गिरे हुए पत्ते उचित अभ्यास की सामान्य विधि हैं। ये गिरते हुए पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर तुम बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करोगे या अगर तुम्हारा निशाना खराब होगा तो ये कट जाएंगे। अगर तुम इन कई दर्जन पत्तों को अपने भाले की नोक पर पूरी तरह से एक साथ रखने में सक्षम हो पाओगे तो तुम्हारी स्पेयर स्किल भाला कौशल छोटी सफलता के चरण में पहुंच जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास अभ्यास के लिए सिर्फ 1 महीना है। भाले का अभ्यास करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। गैर जिम्मेदाराना तरीके से अभ्यास मत करना और अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। इस समय ताकत को बढ़ाने अधिक जरूरी नहीं है, बल्कि इसके बजाय तुम्हें अपनी भाले की गति को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि तुम शिकारा की तलवार का सामना कर सको। मैं समझ गया। मास्टर मैकाल के साथ इस संक्षिप्त मुलाकात से वीर को बहुत लाभ हुआ था। अच्छा, अब तुम खुद अभ्यास कर सकते हो। यह तुम्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त होगा। बाद में मैं तुम्हें अगला कदम सिखाने के लिए वापस आऊंगा। धन्यवाद मास्टर मैकाल। हे, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, लेकिन बाद में मैं तुम्हें सिखाने के लिए लाइन में खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। मास्टर मैकाल हंसे, एक मूवमेंट टेक्निक का प्रयोग किया और जंगल में गायब हो गए। मास्टर मैकाल के गायब होने के बाद वीर ने पेड़ के ऊपर पीले पत्तों को देखा। उसने अपने हाथ में पेनेट्रेटिंग रेनबो हिलाया। उसके भाले की गति वास्तव में अच्छी नहीं थी। भले ही उसके स्पीयर टेक्निक तेज और भयंकर हो, लेकिन अगर वह शिकारा की रफ्तार तक नहीं पहुंच पाता हो तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। धमाका! वीर ने एक बड़े पेड़ पर मुक्का मारा और मोटी पत्तियां गिरने लगीं। वीर ने इन पत्तियों को देखा और उसके हाथ में स्पेयर भाला तेजी से इन पत्तियों को भेदने लगा। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वीर के भाले से पत्तों के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि वह इन पत्तों को अपने भाले पर पिरोना चाहता था, लेकिन लगातार ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। जिस समय पत्ते धीरे धीरे गिर रहे होते थे वे अक्सर गोल गोल घूमते रहते हैं। उस थोड़े समय के दौरान उसे अपने लंबे भाले को एक पत्ते के बीच में घुसाना पड़ता है और भाले की धार को पत्ते की लंबी धुरी में छेदना पड़ता है। तभी वह उन्हें भाले की नोक पर रख सकता है। लेकिन अभी तक वीर इस चरण तक पहुंचने से बहुत दूर था। कई दर्जन पत्ते गिरने के बाद वीर ने कुछ को आधा काट दिया था और कुछ जमीन पर गिर गए थे। केवल कुछ ही वीर के भाले की नोक पर लिपट पाए थे। शायद मुझे सामान्य पत्तों से शुरू करना चाहिए। मुझे अभ्यास के लिए इतने छोटे अंडाकार पत्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए। वीर ने सोचा। छोटे अंडाकार पत्ते अभी बहुत मुश्किल थे। उसने एक और अलग पेड़ चुना। इस पेड़ की पत्तियां दिल के आकार की थीं या हथेली के आकार की थीं। किसी भी कोण से यदि स्पेयर भाला की नोक बीच में छेदती है तो वह पत्ती भाले की नोक में अच्छी तरह से रखी जा सकती है। यह पेड़ अच्छा है। मैं इसके साथ अभ्यास करूंगा। दिन ब दिन वीर अपनी सुबह ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल में अपने शरीर को तड़का लगाने में बिताने लगा।
उसने अपने शरीर को क्षमताओं को सीमा तक धकेलने के लिए कठिनाई को 9वें स्तर पर सेट किया ताकि वह अपने फाइटिंग इंटेंट का अनुभव कर सके। दोपहर के दौरान वह अपना समय अपने भले को प्रशिक्षित करने में बिताता था और शाम को वह वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक की ट्रेनिंग में बिताता था और अपने गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की कल्टीवेशन करता था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। वीर का फाइटिंग इंटेंट लगातार स्थिर होता जा रहा था। इस विशेष कल्टीवेशन स्थिति में प्रवेश करने के लिए वह पहले अपने शरीर को इसकी सीमा तक धकेलता था और फिर उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पिल और स्पिरिचुअल स्टोनों के साथ खुद को सहारा देकर वह धीरे धीरे इन कठोर परिस्थितियों में ईथर फाइटिंग इंटेंट में प्रवेश कर सकता था। उसके बाद जब तक वीर ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन करता था वह सहज रूप से ईथर फाइटिंग इंटेंट की स्थिति में प्रवेश कर सकता था। लंबे समय तक ईथर फाइटिंग इंटेंट की स्थिति में कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वीर गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन के दूसरे स्तर पर प्रवेश कर गया था। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी और भी अधिक हो गई और उसकी ताकत और गति भी बढ़ गई। उस शाम के दौरान वीर अपने कमरे में अकेले बैठा और उसने लंबे समय तक मेडिटेशन किया। उसने अपने दिमाग को सबसे शांतिपूर्ण और शांत स्थिति में लाने की कोशिश की जिसको वह प्राप्त कर सकता था। फिर धीरे धीरे उसने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने से जीता हुआ इनाम निकाला, डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल। डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल को डार्क सिल्वर ड्रैगन के स्प्रिट कोर को कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर और फिर उन सभी को एक साथ रिफाइन परिष्कृत करके बनाया गया था। डार्क सिल्वर ड्रैगन का स्प्रिट कोर अमूल्य था और इसे पाना मुश्किल था। अन्य दुर्लभ और कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी उच्च गुणवत्ता वाली और दुर्लभ थीं। इतना ही नहीं, इस पिल को परिष्कृत करने के लिए एक शीर्ष स्तरीय एल्केमिस्ट कीमियागर की आवश्यकता भी थी। इस स्तर का एल्केमिस्ट कीमियागर आमतौर पर एक बड़े सेक्ट से संबंधित होता था। एक आम व्यक्ति के लिए उनकी एक झलक भी पाना असंभव था। उन्हें ऐसी पिल बनाने के लिए कहना तो दूर की बात है, अगर वे बाहर भी आते तो भी उनकी एक रिफाइनिंग की फीस ही बहुत महंगी होती। इसलिए स्काई फॉर्चून किंगडम ने कभी भी डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल का उत्पादन नहीं किया था। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी इसे नहीं खरीद सकती थी क्योंकि इसका मूल्य सोने या टोका जैसी किसी मूल्यवान धातु से भी नहीं मापा जा सकता था। फिर वीर ने एक लोव पावर पिल इंस्क्रिप्शन प्रतीक पत्र निकाला जिसे उसने पहले से तैयार किया था। उसने इन 2 लोव पावर पिल इंस्क्रिप्शन को बनाने के लिए आधे महीने तक कड़ी मेहनत की थी। पहला पहले से ही गोल्डन बियर ब्लड पिल पर इस्तेमाल किया जा चुका था और दूसरे का प्रयोग इस डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल पर किया जाना था। आमतौर पर एक फाइटिंग मास्टर एक पिल की प्रभावकारिता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर सकता है और बाकी खत्म खराब हो जाता है। लेकिन वीर ने जो प्रतीक बनाए थे वे इस पिल की ऊर्जा को नियंत्रित और उत्तेजित कर सकते थे। इसके साथ पिल का प्रभाव फाइटिंग मास्टर के शरीर में व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा और अवशोषित हो जाएगा। इस तरह पिल की प्रभावकारिता कई गुना बढ़ जाएगी। वीर ने अपने हाथ में लोव पावर पिल इंस्क्रिप्शन के प्रीतक पत्र को फाड़ दिया। प्रतीक पत्र एक चमकदार लाल लौ में बदल गया जो तुरंत डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल की ओर उड़ गया और उसके साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। कुछ ही समय में पिल के केंद्र पर एक लौ के आकार का इंस्क्रिप्शन प्रतीक दिखाई दिया। डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल एक शक्तिशाली और खतरनाक दवा थी। इसकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाने के बाद इसे शरीर के लिए जहर कहा जा सकता है। इसलिए वीर द्वारा इंस्क्रिप्शन प्रतीक पूरा करने के बाद भी उसने इसे जल्दबाजी में नहीं लिया। लेकिन अब वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। गोल्डन बियर ब्लड पिल की कुछ भारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी वह अब उसके शरीर में पूरी तरह से रिफाइन परिष्कृत हो चुकी थी। वीर को लगा कि वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। गहरी सांस लेते हुए वीर ने पिल अपने मुंह में रखी और उसे निगल लिया। पिल तेजी से उसके पेट में चली गई और बिना किसी प्रतिक्रिया के पेट में रुक गई। लेकिन वीर जानता था यह तूफान से पहले की शांति थी। एक बार पिल के पूरी तरह पिघल जाने के बाद यह तुरंत उसके अंदर हमला करेगी। यहीं से दर्द की शुरुआत होगी। वीर ने पानी से भरा एक बाथटब तैयार किया था। वह उसमें कूद गया और गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की सहायता से स्पिरिचुअल एनर्जी को घुमाने लगा। यह पानी उसे आराम और शांति महसूस कराने में सक्षम था। आधे घंटा बीतने के बाद वीर को लगा कि उसके पेट में बुखार जैसी गर्मी बनने लगी है। पहले तो ऐसा लगा जैसे उसने शराब का पूरा गिलास पी लिया हो, लेकिन कुछ ही देर में यह जलती हुई लौ की तरह हो गया। वीर के शरीर में गर्मी सभी दिशाओं में फैल गई और ऐसा लगा जैसे वह जगमगाती आग में गिर गया हो। तो उसके शरीर की सतह पर भाप बनने लगी और यह उसकी त्वचा के छिद्रों के साथ चारों ओर फैल गई। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस गुस्से वाली गर्मी को जकड़ रही थी और उसे वीर के शरीर से बाहर नहीं आने दे रही थी। यह मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक का प्रभाव था। यदि मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक न होता तो प्रभावकारिता खत्म हो जाती। लेकिन मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक ने वीर के शरीर में इन शक्तियों को जबरदस्ती जकड़ रहा था। दूसरा प्रभाव यह था कि इससे वीर की पीड़ा बढ़ गई।
जहां गोल्डन बियर ब्लड पिल की ऊर्जा हड्डियों को जा देने वाली ठंड की तरह थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गहरी बर्फीले तालाब के 9वें स्तर पर गिर गया हो। लेकिन यह डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल आग की तरह गर्म थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक खतरनाक ज्वालामुखी में कूदकर आत्महत्या कर रहा हो। जलन का दर्द सहना मुश्किल था। जहां गोल्डन बियर ब्लड पिल की ऊर्जा हड्डियों को जा देने वाली ठंड की तरह थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गहरी बर्फीले तालाब के 9वें स्तर पर गिर गया हो। लेकिन यह डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल आग की तरह गर्म थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक खतरनाक ज्वालामुखी में कूदकर आत्महत्या कर रहा हो। जलन का दर्द सहना मुश्किल था। वीर को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल गया हो और वह पूरी तरह पक गया हो। उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जैसे कोई कठोर ब्रश उसके पूरे शरीर पर आगे पीछे हो रहा हो। इस भयानक पीड़ा ने उसे लगभग बेहोश ही कर दिया। पहले तो वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की सहायता से स्पिरिचुअल ऊर्जा को बलपूर्वक घुमाने में सक्षम था, लेकिन अब वह वास्तव में स्पिरिचुअल एनर्जी को घुमाने में असमर्थ हो गया था। ऐसा दुर्बल करने वाला दर्द कोई इंसान नहीं सह सकता था। भले ही वीर के पास फाइटिंग आर्ट का एक मजबूत दिल था, लेकिन वह इन परिस्थितियों में अपनी ताकत का जबरदस्ती इस्तेमाल करने में असमर्थ था। वीर की वजह से टब में पानी गर्म होने लगा। जल्द ही यह उबलने लगा और उबलती भाप का एक विशाल सफेद बादल निकलने लगा। पानी का टब उबल रहा था। इस तरह के भीषण दर्द की पीड़ा में वीर अपनी स्थिति को समझने में असमर्थ था। लेकिन इस समय उसके शरीर में असंख्य छोटी इकाइयां वीर के शरीर की गर्मी को अवशोषित करने के लिए सहज रूप से सांस छोड़ने और सांस लेने लगीं। इन छोटी इकाइयों की सांस जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रतिध्वनि में बदल गई। इस प्रतिध्वनि के साथ वीर के शरीर में गर्म गैस और गर्मी के फंसे हुए बादल कंपन के कारण छंटने लगे और वीर का दर्द हल्का होने लगा। यह भी सही है। जब वीर ने गोल्डन बियर ब्लड पिल ली थी तो वीर के शरीर में मौजूद छोटी छोटी इकाइयां भी स्वतःस्फूर्त रूप से वाटर फ्लोइंग पंच की उच्च सीमा में प्रवेश कर गई थीं और उनके कंपन ने उसके शरीर में मौजूद ठंडी हवा और ऊर्जा के प्रभाव को कम कर दिया था। जैसे ही ठंडी हवा और ऊर्जा बाहर निकली, यह आसानी से उसके शरीर में समा गई। इन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा था कि डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल की ऊर्जा भी उसी स्थिति में आ गई थी। वीर के शरीर में मौजूद अनगिनत छोटी छोटी इकाइयों ने पहले ही इस तरह की ऊर्जा के खिलाफ एक एकजुट प्रतिरोध की एक तरीका विकसित कर लिया था। यह उनकी सहज प्रवृत्ति थी। वीर को उन्हें सचेत रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पावर ट्रेनिंग की वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक का एक फायदा था। प्योर डिवाइन पावर मास्टर टेक्निक वास्तव में एक गॉड लेवल कल्टीवेशन मेथड है। अगर उसके पास वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक की उच्च सीमा नहीं होती तो डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल इतनी जलन पैदा करने वाली होती कि वीर भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि क्या वह इतने लंबे समय तक इसे सहन कर सकता है। जब ऐसा हुआ, भले ही वीर ने पिल की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया हो, अगर जहरीली गर्मी उसके शरीर में बहुत लंबे समय तक बनी रही तो यह उसकी आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाएगी और वीर को इससे उबरने में लंबा समय लगेगा। लेकिन अब वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक की मदद से वीर का शरीर ठीक इसे भी उसी तरह अवशोषित करने में सक्षम था जैसे उसने गोल्डन बियर ब्लड पिल लिया था, और डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल की प्रभावकारिता भी पूरी तरह से रिफाइन हो गई थी। बस जो बचा था वह अवशोषण और केंद्रीकरण प्रक्रिया थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वीर 2 घंटे तक बाथटब में रहा। इस दौरान टब का पानी गर्म होकर भाप बन गया था। अपने शरीर में दवा के रिफाइनमेंट शोधन के साथ वीर के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक एक अजीब हरकत की और उसके सभी अंगों में फैल गई। यह पावर मसल्स ट्रेनिंग तक की बड़ा सफलता का चरण था। वीर ने अपनी दोनों आंखें खोलीं और भाप की एक लंबी सांस छोड़ी। यह सांस कमरे में भरी हुई सफेद भाप के साथ मिल गई और एक छोटा भंवर बन गया। हवा में भंवर के साथ वह कई पलों तक इसी तरह सांस लेता रहा और फिर भी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा। सांप की तरह सांस लेना और तीर की तरह सांस लेना पहले से ही पावर मसल्स ट्रेनिंग की बड़ी सफलता का संकेत था, लेकिन मैंने इसे शुरुआती पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण में हासिल किया था। अब जब मैंने अगला कदम उठाया है और पावर मसल्स ट्रेनिंग की बड़ी सफलता तक पहुंच गया हूं तो मेरी सांस एक भंवर की तरह है। तो सैल्डर की यादों में जिस व्यक्ति ने प्योर डिवाइन पावर मास्टर टेक्निक का अभ्यास इसके शिखर तक किया था, वह एक ही सांस में तबाही मचाने वाले तूफान पैदा करने में सक्षम था और एक देवता के समान ही शक्ति प्रदर्शन कर सकता था। वे वास्तव में ऐसी शक्ति थे जो स्वर्ग को भेद सकती थी और धरती को चकनाचूर कर सकती थी। फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद वीर अपनी मुके की ताकत का परीक्षण करना नहीं भूला। इन दिनों जब भी वीर की ताकत और विकसित होती थी तो वह अपनी मुके की ताकत की जांच करता था और यह देखता था कि वह सलीम से कितनी दूर है। इस बार भी उसने हमेशा की तरह यही किया। रात हो चुकी थी। ताकत मापने वाला कमरा खाली था। वीर ने बेतरतीब ढंग से एक ताकत मापने वाला पत्थर का खंभा देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके एक छोटी सी शांति बनाए रखी। उसने अपनी गति को इकट्ठा किया और फिर अचानक एक मुक्का मारा। बुमम! एक तेज आवाज हुई और पत्थर का खंभा खतरनाक तरीके से आगे पीछे हिलने लगा।
प्रकाश किरण पागलों की तरह उछली 5 फीट ऊपर से गुजरी और बढ़ती रही। 5000 पॉइंट, 5100 पॉइंट, 5200 पॉइंट। अंत में प्रकाश किरण 5 फीट 3 इंच पर जाकर रुक गई। उसकी ताकत 5300 पॉइंट हो गई थी। यह संख्या देखकर वीर ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका सामान्य मुक्का आखिरकार सलीम से आगे निकल गया था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन दूसरे स्तर तक पहुंच गया था और पावर मसल्स ट्रेनिंग की बड़ी सफलता के साथ मेल खाने लगा था। वीर के मुक्के की ताकत आखिरकार 5000 पॉइंट के महत्वपूर्ण निशान को पार कर गई थी। सबसे पहले जब सलीम ने नए शिष्यों को दिखाने के लिए पत्थर के खंभे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था तो उसने एक यादृच्छिक और बिना किसी तैयारी के मुक्के का प्रयोग किया था जिसकी ताकत 4900 पॉइंट थी। लेकिन सलीम के सामान्य ताकत के साथ वह मुक्का जो उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था कम से कम उसकी केवल 80% ताकत को ही प्रदर्शित कर रहा था। सलीम के सबसे खतरनाक मुक्के की ताकत 5300 पॉइंट से अधिक होनी चाहिए। लेकिन चाहे मेरी मुक्के की ताकत अब सलीम की ताकत के कितनी भी करीब क्यों न हो, सलीम की श्रेष्ठता उसकी ताकत में नहीं है। उसका भयानक पहलू उसकी लड़ने की प्रवृत्ति और हत्या करने की क्षमता में निहित है जिसे उसने अपने आशुरा फाइटिंग इंटेंट से प्राप्त किया है। लेकिन मेरी श्रेष्ठता वास्तव में मेरी ताकत है। इस स्थिति की बात करें तो न केवल मेरी ताकत उससे कम है बल्कि मेरी फाइटिंग कैपेसिटी, लड़ने की क्षमता भी उससे बहुत कम है। जो लोग फाइटिंग आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे वे अक्सर दूसरे शक्तिशाली लोगों से टकरा जाते थे जो उन्हें दुश्मन मान लेते थे। वे इन शक्तिशाली लोगों की संबंधित ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करते थे यह देखने के लिए कि अगर वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई में होते तो वे जीतेंगे या हारेंगे। वीर में भी कोई अपवाद नहीं था। इसके साथ ही 10 दिन और बीत गए। धमाका! वीर ने एक मोटे बड़े पेड़ के तने पर मुक्का मारा। मुक्का पड़ते ही पत्तियां नीचे गिर गईं। वीर ने डेथ स्पीयर को झटका दिया और अपने हाथों को बिजली की तरह हिलाया। चा चा चा! कई सांसों में उन दर्जनों पत्तियों को वीर ने पूरी तरह से छेद दिया था। लेकिन वीर मास्टर मैकाल की तरह नहीं कर पाया था जहां गिरे हुए पत्तों को उसके भाले की नोक पर बहुत ही खूबसूरती से पिरो दिया गया था। यह गति लक्ष्य को समझने में सक्षम था लेकिन अभी तक अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं कर पाया था। वीर ने केवल शक्ति के नियंत्रण का पीछा नहीं किया, वह जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था वह सीधे परम विनाशकारी शक्ति थी। उसने वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक के कंपन को भाले तक जाने दिया। भाले के स्पिरिचुअल एनर्जी कंपन ने गिरते हुए पत्ते को छुआ और सीधे गिरते हुए पत्ते को चूर्ण कर दिया। वह इस कदम को हासिल करने में सक्षम था क्योंकि वह पावर मसल्स ट्रेनिंग में बड़ी सफलता तक पहुंच गया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भारी मात्रा में बढ़ गई थी, उसकी ताकत मजबूत हो गई थी और उसकी गति तेज हो गई थी। डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल की प्रभावकारिता को पचाने के दौरान वीर ने अपने पास बचे हुए समय के अधिकांश हिस्से को कल्टीवेशन एरे में कल्टीवेशन करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अब उसके पास एरे में कल्टीवेशन करने के लिए केवल 6 घंटे बचे थे। बुरा नहीं, मास्टर मैकाल ने अपनी तरफ से कहा। यहां तक कि सख्त मास्टर मैकाल से अनुरोध करने वाले शिष्य भी उससे इतनी सराहना महसूस नहीं करा पाए थे। इन पिछले 20 दिनों में आप फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण की बड़ी सफलता तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। आपका फाइटिंग इंटेंट वास्तव में किसी को भी ईर्ष्यालु बना सकता है। पिछली बार मास्टर मैकाल ने वीर को स्पेयर स्किल भाला कौशल सिखाई थी। उसे अपनी स्पेयर भाला गति में सुधार करने का तरीका सिखाने के बाद वह 10 दिनों के लिए चला गया था। वापस आने के बाद वीर अप्रत्याशित रूप से पावर मसल्स ट्रेनिंग स्तर की बड़ी सफलता तक पहुंच गया था। इसने मास्टर मैकाल को वास्तव में चौंका दिया। वीर ने उत्तर दिया, मास्टर मैकाल, अब तक मैंने डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल नहीं ली थी, मैंने केवल गोल्डन बियर ब्लड पिल खाई थी। कुछ दिन पहले मैंने डार्क सिल्वर ड्रैगन पिल खाई थी, इसीलिए तब से मेरी इतनी प्रगति हुई है। मास्टर मैकाल ने थोड़ा आश्चर्य से सुना। जब उन्हें पता चला कि इस वीर ने फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में पहुंचने और कमलेश को हराने के लिए सिर्फ गोल्डन बियर ब्लड पिल का उपयोग किया था, तो उसके समेत सभी ने सोचा था कि वीर ने दोनों पोलों को एक साथ खा लिया है। इस वीर को सामान्य जानकारियों के अनुसार समझाना बहुत मुश्किल था। मास्टर मैकाल ने कहा, मुझे पहले कभी अंदाजा नहीं था कि तुमने फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग स्तर तीसरा चरण में ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ गोल्डन बियर ब्लड पिल का इस्तेमाल किया है। अगर मैं गलत अनुमान नहीं लगा रहा हूं तो तुम्हारा शरीर मूल्यवान पदार्थों को खाने और अवशोषित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। तुम्हारे फाइटिंग इंटेंट के साथ तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां वाकई असीमित होंगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा का ग्रेड सीमित है। अगर तुम्हारा टैलेंट प्रतिभा 2 स्तरों तक बढ़ जाता तो मैं वाकई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कैसा होगा। ठीक है, आज से 10 दिनों तक जब तुम अपने भाले का प्रशिक्षण करोगे तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक पहले से ही तेज, सटीक और स्थिर है, लेकिन तुम अभी भी एक बिंदु से चूक रहे हो और वह है बदलाव। हालांकि स्पेयर भाला चलाना तलवार चलाने जितना मुश्किल या तेज नहीं है, लेकिन भाले में तलवार से कहीं ज्यादा चालें और विविधताएं होती हैं। तलवार के मुख्य हमले के तरीके सिर्फ घोंपना, काटना और चीर नहीं हैं।
लेकिन स्पेयर भाला इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। स्पेयर भाला घोंप सकता है, तोड़ सकता है, दूर से ही पैरों को निशाना बना सकता है, घेरा बना सकता है, इसे चक्र की तरह घुमाया जा सकता है और इसी तरह के दूसरे काम कर सकता है। मैं तुम्हें सामान्य चालें नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ व्यापक अभ्यास के जरिए तेज फाउंडेशन स्पीयर स्किल भाला कौशल हासिल करवाऊंगा ताकि वे लगातार बदलती रहें। शुरू करो। मैं तुम्हारे बराबर स्तर पर होने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा दूंगा। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही मास्टर मैकाल ने यह कहा, उसने अपना लंबा स्पेयर भाला वीर की ओर किया। उसने वीर की छाती पर निशाना बनाया और वार किया। मास्टर मैकाल ने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दबाया था, उसने अपनी अस्थिर शक्ति मूवमेंट पावर को नहीं दबाया था। वीर की तुलना मास्टर मैकाल से नहीं की जा सकती थी, जिसका शरीर एनर्जी कंडेंसेशन स्तर की बड़ी सफलता पर था। मास्टर मैकाल के भाले की गति बिजली की तरह तेज थी। यह तुरंत वीर के सामने प्रकट हुआ। तेज। उस पल वीर को हवा में भाले की ऊर्जा की घनी ठंडक का स्पष्ट एहसास हुआ। इसने उसके शरीर के बारीक बालों को खड़ा कर दिया। सट। वीर ने डेथ स्पेयर को पकड़ लिया और इसे आगे की ओर बढ़ा दिया। उसका स्पेयर भाला मास्टर मैकाल के बेतहाशा हमले से भरा और वे दोनों भाले आपस में टकरा गए। भले ही वीर की ताकत 5000 पोइनेंट से ज्यादा थी, फिर भी मास्टर मैकाल के वार से उसका हाथ सुन्न हो गया था। एक एनर्जी कंडेंसेशन स्तर के पीक के फाइटिंग मास्टर की ताकत बहुत ही असामान्य और अलग थी। अगर वीर ने वाटर फ्लोइंग पंच के कंपन को डेथ स्पेयर में नहीं डाला होता तो सिर्फ इस वार से वह पहले ही हार चुका होता। हालांकि मास्टर मैकाल और भी चौंक गया। भले ही उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन वीर इसे सीधे रोकने में सक्षम था। मास्टर मैकाल को पहले से ही सोच लिया था कि वीर की ताकत दूसरी दुनिया से है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत में इतनी अधिक वृद्धि होगी। यह ताकत 5000 पोइनेंट से कम नहीं होनी चाहिए। उसका शरीर बिल्कुल एक मैजिकल बीस्ट की तरह कठोर, मजबूत और ताकतवर था। हालांकि मास्टर मैकाल हैरान थे, फिर भी उनकी चाल थोड़ी भी धीमी नहीं हुई थी। उसने वीर के भाले के वार का फायदा उठाया और उस पर हमला किया। उसने अपना स्पेयर भाला 3 बार वीर की ओर बढ़ाया और भाले के प्रत्येक वार ने वीर के सभी चकमा देने वाले रास्तों को खत्म कर दिया। वीर केवल बचाव के लिए अपना स्पेयर भाला बीच में ला सकता था। डोंग। जब वे टकराए, मास्टर मैकाल का स्पेयर भाला डेड स्पेयर के भाले के शाफ्ट पर गिरा। डार्क पर्पल इलास्टिक आयरन के भाले के शाफ्ट को मास्टर मैकाल ने जोर से मारा और इससे यह धनुष की तरह मुड़ गया। वीर के पैर जमीन में धंस गया और उसका दाहिना पैर मोटी मिट्टी की परत के बीच दब गया। उसने अपनी पूरी ताकत से डेड स्पेयर पर जोर लगाया और मास्टर मैकाल के भाले को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। लेकिन मास्टर मैकाल हवा में बैकफ्लिप कर चुके थे और जैसे ही वे हवा में उड़े, उनके लंबे भाले ने एक सही निशाना बनाया और उन्होंने अपने पेट के नीचे से वीर के गले की ओर सीधा वार किया। स्पेयर भाला बहुत तेजी से और बहुत अचानक उसकी ओर उड़ता हुआ आया। उसने लापरवाही से मास्टर मैकाल के 2 वार को पीछे धकेल दिया था। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही बहुत मात्रा में गवा दी थी और उसकी छाती में खून उबलने लगा था। वह इस वार को रोक नहीं पाया और मास्टर मैकाल का एक स्पेयर भाला वीर के गले के करीब आकर रुक गया। उस पल वीर मास्टर के भाले से हड्डियों को ठंडा करने वाली हवा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो उसकी सतह पर भयानक रूप से बह रही थी। लेकिन एक झटके में मास्टर मैकाल ने अपना स्पेयर भाला वापस खींच लिया और भाले की नोक वीर के गले से आधा इंच दूर से वापस मास्टर मैकाल के पास पहुंच गई, जिससे उसे जरा भी चोट नहीं आई। फोर्स बल पर कितना सटीक नियंत्रण। यह जानते हुए भी कि मास्टर मैकाल का स्पेयर भाला उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, फिर भी वीर की सांस उसी क्षण रुक गई थी जब भाले की एनर्जी ने उसकी त्वचा को स्पर्श किया था। यह स्पेयर भाला, जो बिजली के बोल्ट की तरह था, बहुत डरावना था। 3 चालें। सिर्फ 3 चालों में वीर हार गया। जैसे ही मास्टर मैकाल ने अपना लंबा स्पेयर भाला प्राप्त किया, उसने कहा, वीर, हालांकि मैंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा दिया था, मैंने अपनी ताकत को नहीं दबाया। फिर भी तुम तीसरे भाले की चाल तक टिके रहने में सक्षम थे, जो पहले से ही तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा हासिल की जा सकने वाली क्षमता से कहीं ज्यादा अच्छी क्षमता है। तुम्हारी ताकत वास्तव में स्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि यह 5000 पोइनेंट से ज्यादा होगी। 5300 पोइनेंट। वीर ने सच्चाई से जवाब दिया। 5300 पोइनेंट्स। मास्टर मैकाल ने अपनी जीभ चटकाई। तुम्हारी कल्टीवेशन के बराबर कल्टीवेशन के एक फाइटिंग मास्टर को तुम 100 मीटर दूर फेंक देते। तुम्हारी ताकत स्पेयर भाला चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तलवार का इस्तेमाल करना बेकार होता। जब तुमने मेरे 3 वार झेले थे तब तुम वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे। जब तुम बचाव कर रहे थे तो तुम्हारा एक बहुत ही कमजोर स्थिति थी। वह है तुम्हारी गति। वीर थोड़ा स्तब्ध था। शुरू में मास्टर मैकाल के तेज और भयंकर भाले की चालों ने वास्तव में उसे एक पल के लिए अभिभूत और अचंभित कर दिया था। जब तुमने कमलेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो तुमने कमलेश के सनसेट कट को तोड़ने के लिए सबसे बुनियादी अटैक, द एनर्जी ब्लास्ट स्पेयर और फ्लड ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे भाले में तेजी से बढ़ती गति थी। लेकिन एक पल पहले क्योंकि मेरे भाले की चालें बहुत तेज थीं इसलिए तुम्हारे पास अपनी क्षमता को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हाँ, हालांकि आपके भाले की गति बहुत तेज है लेकिन वास्तव में इसमें एक घातक कमजोरी है और वह यह है कि इसकी शुरुआत बहुत धीमी है। शिकारा तलवार का इस्तेमाल करता है और तलवारबाजी में उसे बहुत महारत हासिल है। उसके हमले बहुत तेज और आक्रामक होते हैं। अगर तुम उसके द्वारा दबा दिए गए तो उसकी चाल तुम्हारी चाल से ज्यादा तेज होगी और तुम अपनी गति नहीं पकड़ पाओगे। जब ऐसा होगा तो तुम उसकी रफ्तार के बराबर रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे और अंततः हार जाओगे। मास्टर मैकाल वास्तव में कार्लोवेनिया एकेडमी के प्रशिक्षक थे। उन्होंने जल्दी ही वीर की एक और कमजोरी को पहचान लिया और उसे इंगित किया। वास्तव में कोई भी टेक्निक कितना भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे एक्टिवेट शुरू करने के लिए समय नहीं है तो वह बेकार होगी। अब तुम्हें सीखना होगा कि हमला करते समय अपनी गति कैसे जुटाई जाए। क्या तुमने कभी किसी फाइटिंग टेक्निक के बारे में सुना है जो एक सामान्य स्तरीय प्रक्रिया के अनुसार होती है, उदाहरण के लिए कुछ एक के बाद एक या जो भी हो, पहला आधा दूसरा दो गुना या ऐसा कुछ अन्य मूर्खतापूर्ण? वीर ने सिर हिलाया। मास्टर मैकाल ने कहा, यह स्तरीय प्रक्रियाएं अक्सर पहली सबसे कमजोर चाल से शुरू होती है। दूसरी चाल पिछली चाल का अनुसरण करती है और प्रत्येक चाल पिछली से अधिक मजबूत होगी। आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा करने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा और पहली चाल पर अपने सबसे मजबूत अंतिम हमले का उपयोग क्यों नहीं करेगा? तुम्हें जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता या नहीं करना चाहता है। यह सच नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। यह उसकी गति को इकट्ठा करने का सवाल है और ज्यादातर लोग इसमें विफल रहते हैं। उसे शुरुआत से ही समझने की जरूरत होती है और अपनी क्षमता और ताकत को बचाने की जरूरत होती है और अंत में पूर्ण शक्ति के साथ अपने आखिरी वार का प्रयोग करना चाहिए। यही है अपनी गति को इकट्ठा करने का मतलब। वीर को अचानक से सब कुछ समझ आ गया। मैं समझ गया। अगर तुम सीखना चाहते हो कि अपनी क्षमता और गति को कैसे इकट्ठा किया जाए तो यह बहुत आसान है। तुम्हें बस लड़ना है। आज से खाने और सोने के अलावा बाकी समय हम लड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कितने समय तक झेल पाओगे। अगले 10 दिनों के लिए वीर ने एक खतरनाक युद्ध प्रशिक्षण वार ट्रेनिंग दिनचर्या शुरू की। चूंकि मास्टर मैकाल ने कहा था कि वे एक दूसरे से तब भी नहीं लड़ेंगे जब वे खा रहे होंगे या सो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वीर इसे झेल पाएगा। हालांकि एक फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग स्तर के फाइटिंग मास्टर में जीवन शक्ति और सहन शक्ति होती है और उनके दिल और फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनके लिए लंबे समय तक इतनी तीव्र लड़ाई को बनाए रखना असंभव था। हालांकि मास्टर मैकाल को जल्दी ही पता चल गया कि उसने एक बार फिर वीर को कम करके आंका था। यह वीर बस मानव रूप में एक निरंतर चलने वाली मशीन थी। उसकी सहनशक्ति असामान्य और मास्टर मैकाल के लिए अपमानजनक थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अन्य फाइटिंग मास्टरों की तुलना में कई गुना अधिक भारी थी और यह शुद्ध भी थी। यह लगभग अंतहीन रूप से बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि मानिका, जिसने कार्लोवेनिया वैली के दुर्लभ और शक्तिशाली कल्टीवेशन मेथड्स के माध्यम से कल्टीवेशन की थी, वह भी इतनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं थी। मास्टर मैकाल के पास टिप्पणी करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने केवल वीर के फाइटिंग इंटेंट और जन्मजात दिव्य शक्ति के लिए इस तरह की विचित्र स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। वे दोनों एक ही लय के साथ पूरे 8 घंटे तक लड़ते रहे। मास्टर मैकाल के शरीर पर भी बहुत पसीना बह रहा था। उसने अपना कवच पहले ही एक तरफ फेंक दिया था और वह पूरी तरह से खाली सीने के साथ लड़ाई कर रहा था। लेकिन वीर का पूरा शरीर पसीने से गीला और चिपचिपा हो गया था और वह बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। जब भी वह सांस छोड़ता, गर्म हवा भाप में बदल जाती और जब भी वह सांस लेता तो हवा एक छोटे भंवर का रूप ले लेती। यहां तक कि वीर के पास गिरते हुए पत्ते भी उड़ गए। मास्टर मैकाल ने प्रकृति की इस घटना को देखा। इस लड़के की सांस इतनी लंबी थी, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी सहनशक्ति इतनी अच्छी थी। जैसे कि उसके फेफड़े किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। मास्टर मैकाल, चलो फिर से करते हैं। हालांकि वीर पूरी तरह थक चुका था, फिर भी उसकी आंखें लड़ाई के जोश से चमक रही थीं। सिर्फ एक दिन में उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। शुरुआत में वह मास्टर मैकाल के सिर्फ 3 अटैकों का सामना कर पाया था, लेकिन अब वह मास्टर मैकाल की 7 या 8 चालों का सामना कर सकता था और फिर भी पराजित नहीं हो सकता था। एक बार उसने 10 चालों का भी सामना किया। ये एनर्जी कंडेंसेशन स्तर में एक फाइटिंग मास्टर के हमले थे। इस तरह से लड़ने से वीर को धीरे धीरे पता चलने लगा कि लड़ाई के दौरान अपनी क्षमता और गति को इकट्ठा करने का क्या मतलब है। अगर पहले वीर अपने विरोधियों को हराने के लिए अपनी ताकत और भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रयोग पर निर्भर था, तो अब वीर की फाइटिंग टेक्निकों पर भी पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अच्छा, फिर से ठीक है तो आओ। वीर की गर्मजोशी से मास्टर मैकाल की आत्मा भी जागृत हो गई। लड़ाई के इस दिन भले ही वीर की ताकत उसकी खुद की तुलना में बहुत कमजोर थी, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। 10 दिनों तक जब भी वीर खाना नहीं खा रहा था या सो नहीं रहा था, वह मास्टर मैकाल से लड़ रहा था।
अपने गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की दूसरी परत और अपनी लंबी गड़गड़ाहट जैसी सांसों से मिलने वाली ऊर्जा पर भरोसा करके वीर हर दिन इस अभ्यास की दिनचर्या का तहे दिल से पालन कर रहा था। शुरुआत में वह केवल 3 चालों तक ही टिक पाया था, लेकिन बाद में वह 20 से अधिक चालों तक टिक पाया। वीर की गति और क्षमता का प्रभाव अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। वह अपने भले के हर वार के साथ अपनी गति को भी प्रदर्शित कर सकता था। जैसा कि मास्टर ने बताया था कि पुराने रूप की गति भी कम प्रभावशाली हो, यह खराब चीज नहीं है। इस कारण वह अपने भले से की गई हर चाल में वह लगातार गति को इकट्ठा करने में सक्षम था और मजबूत होता जा रहा था। साथ ही वीर की मूवमेंट, चाल और रफ्तार में भी काफी प्रगति हुई। फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक कोई विशिष्ट मूवमेंट चाल टेक्निक नहीं थी। इसकी चाल बहुत सरल और बुनियादी थी। हालांकि वीर धीरे धीरे मास्टर मैकाल की चालों को समझने के लिए इस टेक्निक पर भरोसा करने में सक्षम था। धमाका 20 चालों की निरंतर गति एकत्र होने के बाद वीर का स्पेयर भाला नीचे की ओर बढ़ गया। यह अपने साथ एक खतरनाक ऊर्जा की बाढ़ लेकर आया और मास्टर मैकाल की ओर बढ़ गया। जहां भी भाले की ऊर्जा ने छुआ वहां की हर चीज धूल और रेत की तरह उड़ गई। अच्छी स्पेयर स्किल। मास्टर मैकाल ने अपनी ओर आने वाले प्रहार का सामना करने के लिए अपना स्पेयर भाला उठाया। हालांकि वह इस भाले को रोकने में सक्षम था, लेकिन वीर के भाले में प्रवाहित हो रही खतरनाक गति और तीव्र कंपन से होने वाली प्रतिक्रिया से वह एक कदम पीछे हट गया। यह पहली बार था जब वीर ने मास्टर मैकाल को पीछे धकेला था। एक पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण फाइटिंग मास्टर जो एनर्जी कंडेंसेशन स्तर में किसी को पीछे धकेल सकता है। भले ही मास्टर मैकाल ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा दिया था, लेकिन यह परिणाम किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त था। और मास्टर मैकाल कोई साधारण एनर्जी कंडेंसेशन स्तर फाइटिंग मास्टर नहीं था। वीर, चाहे तुम अब कितने भी चमत्कार कर लो, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी आश्चर्यचकित हो सकता हूं। मास्टर मैकाल मुस्कुराया और अपना लंबा स्पेयर भाला अपने हाथ से नीचे की ओर कर लिया। वीर से लड़ने के दौरान मास्टर मैकाल ने वीर के सभी पहलुओं, फाइटिंग से लेकर कल्टीवेशन तक को बड़े गौर से देखा था। और वह इस बात के लिए स्पष्ट हो गया था कि वीर भविष्य में इतने चमत्कार करने वाला है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह केवल 10 दिन थे। अगर शायद 1 महीना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का अधिक उपयोग किए बिना तुम्हें हरा पाता। हालांकि मास्टर मैकाल उसकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वीर के पास आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं थी। वह जानता था कि एक फाइटिंग मास्टर के लिए उसकी कल्टीवेशन जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करने वाला बनाम कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल न करने वाला, उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। विशेष रूप से एक फाइटिंग मास्टर के शरीर में एक बार जब वे अपनी अंगों की ऊर्जा को एक साथ जोड़ लेते हैं और उन्हें पूर्ण परिपक्व लेते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अतुलनीय रूप से विशाल झील के समान होती है और सुनामी की तरह निर्बाध होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हमला करना हमले का सबसे मजबूत तरीका होता है। अगर मास्टर मैकाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वीर 3 चालों से कम में ही मर जाता। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हमला करना हमले का सबसे मजबूत तरीका होता है। अगर मास्टर मैकाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वीर 3 चालों से कम में ही मर जाता। वीर ने कहा, मैं मास्टर से बहुत पीछे हूं। अगर मास्टर मैकाल इसके लिए कठोर होते तो एक चाल का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही मेरी सीमाओं का किनारा होता। अरे कैसे लड़के हो तुम, अपनी पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण तीसरे चरण की ताकत का प्रयोग करना चाहते हो ताकि पूरी तरह से एनर्जी कंडेंसेशन स्तर के चरम पर किसी से लड़ाई कर सको। यहाँ पर तुम एक एनर्जी कंडेंसेशन स्तर 6ठे चरण के फाइटिंग मास्टर को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हो। पहले से ही बहुत अच्छा है। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो या कुछ और? मास्टर मैकाल की बात सुनकर वीर भी मुस्कुराया। उसकी कल्टीवेशन बहुत कम थी। वह एनर्जी कंडेंसेशन स्तर की तुलना में 3 चरण नीचे था। इसके अलावा एक फाइटिंग मास्टर की कल्टीवेशन की सीमाओं के लिए जितना अधिक कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उतना ही आगे बढ़ना कठिन होता जाता है और प्रत्येक स्तर के बीच की खाई उतनी ही बड़ी होती जाती है। मास्टर मैकाल ने कहा, कल तुम्हारा मुकाबला सिकारा से होगा। आज हम इस लड़ाई को बंद करते हैं। तुम जाओ और अच्छी तरह आराम करो और अपने शरीर चरम स्थिति को इकट्ठा करो और अपनी ऊर्जा को रिकवर करो। यदि तुम हार गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में जब मैंने सिकारा को चुनौती दी थी तो मैं वास्तव में अपने जीतने के चांसेस अवसरों के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन इतने दिनों तक मास्टर मैकाल के साथ अभ्यास करने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरे पास जीतने के चांस अवसर बहुत अधिक हैं। हाँ, मैं इसे इस जीत को तरह लूंगा कि तुमने कुछ सीखा है। वीर जैसा कोई फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग तीसरे चरण के मध्य स्तर का व्यक्ति सिकारा जैसे फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग के शीर्ष पर उपस्थित व्यक्ति से लड़ने वाला था। हालांकि दोनों में सिर्फ आधे स्टेज का अंतर था, लेकिन यह टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भीड़ में उपस्थित 2 शीर्ष व्यक्तियों के बीच की लड़ाई थी। आधे स्टेज का अंतर पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था, भले ही इसमें सिकारा का वीर से 2.5 साल ज्यादा समय कार्लोवेनिया एकेडमी में बिताना भी शामिल नहीं किया जाए।
इस समय तक सिकारा 7 प्रमुख ट्रू किलिंग कल्टीवेशन एरो का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करने में कामयाब रहा था। सिकारा वास्तव में एक शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। पूरी कार्लोवेनिया एकेडमी में कोई भी यह कह सकता है कि उसका सामान्य टैलेंट प्रतिभा केवल 3 लोगों से कमतर था, सलीम, आशीष और दिलीप। समय तेजी से बीत रहा था और जल्द ही 1 महीना होने वाला था। वीर के कार्लोवेनिया एकेडमी में आने के बाद से यह 65वां दिन था। आज वीर और सिकारा के बीच फाइट का दिन भी था। इस फाइट का स्थान कार्लोवेनिया एकेडमी की फाइटिंग स्टेज थी। कार्लोवेनिया एकेडमी में ऐसे स्थान थे जो बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित थे। उदाहरण के लिए वे स्थान जो रहस्य, विरासत और स्किल से जुड़े थे। ये स्थान थे जैसे कि डिपोजिटरी, 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरे, 10,000 ट्रू किलिंग एरे, सुपीरियर मठ इत्यादि। उन सभी क्षेत्रों पर बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंध था और बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जब 10वें राजकुमार और क्राउन प्रिंस के सेवक 10,000 ट्रू किलिंग एरे की रैंकिंग फाइट का निरीक्षण करने के लिए पहाड़ी घाटी में पहुंच पाए थे तो यह केवल इसलिए था क्योंकि एरे की स्टेज उनसे बहुत दूर थी और इसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। इन स्थानों के अलावा कार्लोवेनिया एकेडमी के अन्य क्षेत्र इतने सख्त नहीं थे। उदाहरण के लिए लेक्चर रूम, एकेडमी स्क्वायर, कार्लोवेनिया एकेडमी का बड़ा मैदान, फाइटिंग स्टेज, कार्लोवेनिया एकेडमी का आधिकारिक फाइटिंग एरिना और इसी तरह के अन्य। जब वीर ने पहले इंस्क्रिप्शन की सामग्री पर जानकारी प्राप्त करने या गिटार विभाग में प्रवेश करने के लिए कार्लो कार्ड उधार लिया था तो यह भी एक ऐसी जगह थी जो आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए खुली थी। जब तक किसी के पास कार्लो कार्ड था या वह कुलीन व्यक्ति माना जाता था, वह इन जगहों पर प्रवेश कर सकता था। फाइटिंग स्टेज भी इन जगहों में से एक थी। एकेडमी के डिसाइपल कभी कभी फाइटिंग आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करते थे और कुछ लोग अक्सर फाइटिंग स्टेज पर एरीन के चारों ओर की एक संरचना पर खड़े होकर इसे देखने के लिए आते थे। हालांकि यह अधिकांश समय खाली ही रहता था और किसी टूर्नामेंट या कंपटीशन के समय ही व्यक्तियों को आकर्षित करता था। यह कहा जा सकता है कि सामान्य फाइट में यह अक्सर खाली रहता था, लेकिन आज फाइटिंग स्टेज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये सभी लोग असाधारण शक्ति और चरित्र वाले थे। कार्लोवेनिया एकेडमी के टैलेंटेड व्यक्ति, ब्लू स्काई किंगडम के फाइटिंग मास्टरों के बाप, ब्लू स्काई सिटी के कुलीन और उत्कृष्ट लोग, विभिन्न प्रसिद्ध और सम्मानित परिवारों के मुखिया और महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियां यहां आई थीं। वीर एक अमूल्य, दुर्लभ टैलेंट प्रतिभा वाला व्यक्ति था, जिसके जैसा कोई केवल 100 सालों के अंतराल में ही कार्लोवेनिया एकेडमी में दिखाई देता था। वह उभरता सितारा और उसका चमकता हुआ नाम अधिकांश फाइटिंग मास्टरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। सिकारा भी कार्लोवेनिया एकेडमी का प्रथम श्रेणी का यंग फाइटिंग मास्टर था। उसके पास कार्लोवेनिया एकेडमी की शीर्ष 10 भावी टैलेंटेड व्यक्तियों में से एक होने की संभावना थी। इन दो लोगों का मैच ब्लू स्काई सिटी की युवा पीढ़ी के शीर्ष टैलेंटेड व्यक्तियों के बीच फाइट का प्रतीक था। अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो यह ब्लू स्काई सिटी के कुलीनों और राजनीतिक हस्तियों को यहां इकट्ठा होने के लिए आकर्षित नहीं करता। वे फाइटिंग मास्टरों की इस मंडली में भाग लेने नहीं आते थे। चाहे वीर या सिकारा कितने भी ताकतवर क्यों न हो, यह उनमें से किसी से भी संबंधित नहीं था। इस मैच के पीछे राजनीतिक महत्व होने के कारण वे इस पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वीर और सिकारा के मैच की खबर बहुत पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि 10वें राजकुमार की मां शाही उपपत्नी ग्रीन सिटी के शाह परिवार से संबंधित थी। इस सिकारा की शाह परिवार का अगला मुखिया बनने की भी बहुत संभावना थी। सिकारा निस्संदेह 10वें राजकुमार का व्यक्ति था, लेकिन वीर ने 10वें राजकुमार की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था जब 10वें राजकुमार ने 1 महीने पहले उसे जीतने की कोशिश की थी और वह इसके बजाय क्राउन प्रिंस के पक्ष में गया था। इसके अलावा विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार वीर और सिकारा के बीच किसी तरह की दुश्मनी भी थी और वीर और मिस्टर जोफरो पीढ़ियों से अच्छे दोस्त की तरह थे। इन बातों के आधार पर ही वीर के पास क्राउन प्रिंस का व्यक्ति बनने की लगभग पूर्ण संभावना थी। यह मैच वीर और सिकारा के बीच की फाइटी होने के साथ साथ क्राउन प्रिंस और 10वें राजकुमार के बीच संघर्ष का भी प्रतीक था। पिछले कुछ वर्षों में क्राउन प्रिंस और 10वें राजकुमार के बीच छिपे हुए संघर्ष अक्सर होते रहे हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस लगभग हर बार हार गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लड़ाइयों ने क्राउन प्रिंस की ताकत को वास्तव में प्रभावित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने निस्संदेह क्राउन प्रिंस की स्थिति को कमजोर कर दिया था। यह कोई रहस्य की बात नहीं थी कि 10वां राजकुमार सिंहासन छीनना चाहता था। इस मामले में क्राउन प्रिंस को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था और यह सब इस बात को कायम रखता था कि क्राउन प्रिंस 10वें राजकुमार से कमतर है। इसलिए क्राउन प्रिंस का समर्थन करने वाले लोग अपरिहार्य रूप से घबरा गए और विचलित हो गए और कम से कम लोग क्राउन प्रिंस का समर्थन करने लगे थे। साथ ही 10वें राजकुमार का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आज बहुत से कुलीन और उच्च वर्ग के लोग वीर और सिकारा के बीच मुकाबला देखने नहीं आए थे, बल्कि 10वें राजकुमार और क्राउन प्रिंस के बीच के मुकाबले को देखने आए थे। ये लोग जितनी जल्दी उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो सिंहासन पर बैठेगा, उतना ही बड़ा लाभ उन्हें होने वाले शाही संघर्ष में मिल सकता है।
इन कुलीन व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण फाइटिंग स्टेज पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और इन महत्वपूर्ण मेहमानों की सुरक्षा के लिए उनके निजी अंगरक्षक बॉडीगार्ड भी थे। बहुत से महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति के कारण कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपलों को दूर धकेल दिया गया। इससे वे क्रोधित हो गए और अपने दिल में इन कुलीनों की आलोचना करने लगे। वीर पहले ही आ चुका था। वह खाली हाथ के साथ फाइटिंग स्टेज पर चुपचाप खड़ा था। उनका शरीर डेड स्पीयर की तरह सीधा था। सभी की निगाहों का केंद्र बनते हुए इन लोगों में से बहुत से महत्वपूर्ण लोग भी थे। वीर एक स्थान पर गया और बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली तथा ध्यान मेडिटेशन करने लगा। उसका मन शांत और स्थिर झील के पानी की तरह था। फाइट से पहले एक फाइटिंग मास्टर के लिए सबसे अच्छी स्थिति पानी की तरह शांत और स्थिर रहना है। एक भी विचलित करने वाला विचार मन में नहीं होना चाहिए। हालांकि यह कहना आसान था, एक फाइट का आमतौर पर बहुत महत्व होता है। एक फाइटिंग मास्टर इस स्थिति में कैसे शांत रह सकता है और अपना दिल स्थिर रख सकता है। इतने सारे अन्य संभावित कारकों से होने वाली गड़बड़ी के अलावा बहुत कम फाइटिंग मास्टर थे जो इस शांत और स्थिर मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि वीर ने फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया था और इस स्थिति को प्राप्त कर लिया था। उसके लिए यह अपना हाथ मोड़ने जितना आसान था। तय समय से आधा घंटा पहले इस समय एक तीखी ऊंची आवाज अचानक गूंज गई। यह महल के दरबारी व्यक्ति की अनोखी आवाज थी। क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। हर कोई चौंक गया, यहां तक कि वीर जो फाइटिंग स्टेज पर एक स्थान पर बैठा था उसने भी अपनी आंखें खोली और जल्दी से खड़ा हो गया। महामहिम क्राउन प्रिंस अचानक और बिना किसी जानकारी के प्रकट हो गए थे। घोड़ों की टापों की स्पष्ट ध्वनि के साथ कई सिल्वर ड्रैगन हॉर्स घोड़े की एक प्रजाति दिखाई दिए और एरिना की ओर आने लगे। इन घोड़े के पीछे के एक रथ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो इन घोड़ों का नेतृत्व कर रहा था। उसने पर्पल गोल्ड रंग का मुकुट और रेशमी शाही पोशाक पहनी हुई थी। उसने रॉयल स्टाइल के जूते पहने हुए थे और नाजुक भौहें उसके गोरे चेहरे को घेरे हुए थीं। उसका माथा चौड़ा था और चेहरा बहुत सुंदर था। उसकी हरकतें एक सहज स्थिर शाही प्रकृति से भरी हुई थीं। यह व्यक्ति महामहिम क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस के बगल में हरे कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके चेहरे पर गर्मजोशी और दोस्ताना मुस्कान थी, फिर भी उसका ऑरा आभा एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली भावना को प्रकट कर रही थी। यह व्यक्ति क्राउन प्रिंस का शिक्षक था। फाइटिंग क्वार्टर से संबंधित व्यक्ति मिस्टर जोफरो था। महामहिम क्राउन प्रिंस, मिस्टर जोफरो। इन दो प्रसिद्ध हस्तियों को एक साथ आते देखकर वहां मौजूद सभी लोग विस्मयित सोच में पड़ गए। उन्होंने इन लोगों के आगे आने का रास्ता साफ कर दिया। जोफरो ने वीर की ओर मुस्कुराहट और सिर हिलाकर देखा और वीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जोफरो और वीर के बीच बहुत अधिक सद्भावना और दोस्ती थी। लेकिन अच्छी और बुरी चीजें जोड़ी से आती हैं। इसी तरह आधे घंटे के बाद 10वां राजकुमार क्लाउड प्रिंस भी आ गया। क्लाउड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की शक्ल कुछ हद तक एक जैसी थी। उसका चेहरा बस ज्यादा दृढ़ था। उसकी बाहें तलवारों की तरह थीं जो उसकी नाक की ओर झुकी हुई थीं और उसके माथे के केंद्र के ऊपर एक अस्पष्ट बैंगनी रंग का बादल जैसा मुकुट था जो इसके सिर पर शान से रखा हुआ था। यह व्यक्ति सच में ईस्ट ब्लू स्काई किंगडम का मालिक क्लाइडर प्रिंस की उपाधि के लायक 10वां राजकुमार शकीर था। क्लाउड प्रिंस के बगल में रेशमी कपड़े पहने एक दुबला पतला युवक भी था। यह युवक सिकारा था। जैसे ही 10वें राजकुमार ने वीर को देखा वह हा कहकर मुस्कुराया। छोटे भाई वीर, तुम बहुत जल्दी आ गए। यह हमारी पहली मुलाकात है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि उसकी आवाज ऊंची थी लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं था। इसके बजाय उसे सुनना बहुत सहज और सुखद था। वीर ने मन ही मन सोचा, यह 10वां राजकुमार भी एक चरित्रवान व्यक्ति है। मैंने पहले तो उसे मना कर दिया लेकिन ऐसा लगता है कि वह कोई शिकायत नहीं रखता। ऊपर से वह मेरे साथ खुशी से बात करने में असहज नहीं है और हंस भी रहा है जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही न हुआ हो। लगता है कि छोटे भाई वीर और सिकारा के बीच किसी तरह की मूर्खतापूर्ण गलतफहमी है। मेरे ब्लू स्काई किंगडम के योद्धाओं ने हमेशा अपनी नफरत को फाइटिंग के तरीके से सुलझाया है। मुझे लगता है कि तुम दोनों भी ऐसे पुरुषों के बीच अच्छे नायक हो। चाहे तुम दोनों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी या नाखुशी क्यों न हुई हो, जैसे ही यह लड़ाई खत्म हो जाए हम बैठकर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इन गलतफहमियों को खत्म कर सकते हैं और तलवारों को हल्के फाल्नोक में बदल सकते हैं। तलवारों को हल में बदल देना। मुझे तो लगता है कि सिकारा मेरा मांस खाना चाहता है और मुझे जिंदा ही दफनाना चाहता है। क्या बच्चादी कर रहा ये पहले सिकारा से तो पूछ ले। वीर समझ गया कि 10वें राजकुमार ने ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था। उसने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम क्लाउड प्रिंस यह मैच देखेंगे। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम क्लाउड प्रिंस यह मैच देखेंगे। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। वीर के शब्द न तो अहंकारी थे और न ही दासतापूर्ण। उसने सीधे 10वें राजकुमार को जवाब दिया। 10वां राजकुमार केवल मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला। इस समय सिकारा घोड़े से उतरा और धीरे धीरे फाइटिंग स्टेज पर चढ़ा। जैसे ही उसने वीर को देखा उसने पुष्टि की कि इस लड़के ने इस महीने में एक और बड़ी सफलता हासिल की है।
फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण की बड़ी सफलता। सिकारा ने भारी दबाव महसूस किया लेकिन उसे नहीं लगा कि कुछ गलत हुआ है। जब वीर ने उसे 1 महीने की समय सीमा के साथ चुनौती दी थी तो सिकारा ने उम्मीद की थी कि वीर इस दौरान आश्चर्यजनक प्रगति करेगा। उसने शायद किसी तरह के फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया होगा। सिकारा फाइटिंग स्टेज के दूसरी तरफ आ गया और वीर के सामने दूर खड़ा हो गया। इनके बीच होने वाली निर्णायक लड़ाई के लिए निर्धारित किए गए समय में अभी 15 मिनट बाकी थे। रवीना भी भीड़ में उपस्थित लोगों में से एक बन गई थी। वह दूर से वीर और सिकारा को स्टेज पर देख रही थी। उसका दिल दहल उठा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की सभी अच्छी और बुरी भावनाएं एक साथ मिल गई हों। वही थी जो इस लड़ाई को होते हुए देखने के लिए सबसे ज्यादा अनिच्छुक थी। चाहे कोई भी विजयी हो या कोई भी पराजित, हर विकल्प उसके दिल पर चाकू की तरह वार करेगा। उसकी आंखों में अभी भी सिकारा द्वारा 1 महीने पहले कहे गए उन शब्दों की काल्पनिक प्रतिध्वनि गूंज रही थी, वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। उसने यह सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर सिकारा हार गया तो क्या होगा और उसके बाद वह अपने आगे के जीवन को कैसे गुजारेगी। उसे पछताने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि वीर और सिकारा पहले ही आ चुके थे लेकिन लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। सिकारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाया, अपनी चरम स्थिति को प्राप्त किया। उसके लिए वीर एक अच्छा और चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। उसे अपनी सामान्य शारीरिक ऊर्जा को अधिकतम स्थिति तक इकट्ठा करना था और अपनी 120% ताकत का प्रदर्शन करना था। सिर्फ आधे साल पहले वीर एक सामान्य और सबसे कमजोर व्यक्तियों में से एक था जिनके बारे में कोई भी बात बताने लायक नहीं थी। भले ही वीर ने जनरल शमशेरा की उस वाहियात औलाद मानिक को हरा दिया हो लेकिन सिकारा के लिए यह कुछ भी नहीं था। सिकारा की नज़र में मानिक एक बेकार का प्लेबॉय था जो फाइटिंग मास्टर कहलाने के लायक नहीं था। सिकारा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह और वीर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और इतने महत्वपूर्ण लोगों के सामने फाइटिंग स्टेज पर लड़ेंगे। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस और क्लाउड प्रिंस भी इस भयावह लड़ाई को देखने आए थे। और उससे भी बढ़कर वीर की ताकत भी इतनी बढ़ गई थी कि वह उसे डराने लगा था। आज इस लड़ाई की तैयारी के लिए उसने 1 महीने तक खुद को प्रताड़ित किया था और कीमती पोलों गोलियों को खाकर अपनी ताकत को जितना संभव हो सके बढ़ाकर अपनी कल्टीवेशन की नींव को थोड़ा अस्थिर कर लिया था। इस लड़ाई के दौरान वह भी गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक शांत दिल को बनाए रखने की सोच रखता था। इस नए प्रसिद्ध दुश्मन का सामना करने से पहले इस 15 मिनट में अपनी पूर्ण उच्च स्थिति को समायोजित कर लेना सबसे सही था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस युद्ध की जीत और हार ने न केवल सिकारा के भविष्य को प्रभावित करेगी बल्कि एक फाइटिंग मास्टर के रूप में उसकी गरिमा को भी नीचा दिखाएगी और उससे भी अधिक एक कुलीन आदमी के रूप में उसकी गरिमा को। जैसे जैसे सूर्यघड़ी की छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, आखिरकार दोपहर हो गई। वीर की आंखें अचानक खुल गईं। समय आ गया है। झंग। एक तेज कंपन वाली आवाज के साथ वीर ने अपना भाला डेड स्पेयर लहराया। यह बिल्कुल एक गहरे बैंगनी रंग के बाढ़ वाले ड्रैगन की तरह था जो वीर के हाथ में आते ही कांप उठा। इस समय वीर ने कोई वार नहीं किया था लेकिन उसका अदम्य ऑरा, आभा और ऊर्जा पहले ही उसके शरीर से रिलीज होने निकलने लगी थी और यह बाहर की ओर फैल गई थी। उपस्थित सभी लोगों ने भले ही उनकी कल्टीवेशन वीर से अधिक थी, एक अदृश्य दबाव को महसूस किया जो उन्हें नीचे धकेल रहा था। यह ऑरा, आभा, क्या यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में एक फाइटिंग मास्टर रिलीज छोड़ कर सकता है? यह वीर बहुत शक्तिशाली है, उसका खतरनाक तरीका और ऑरा, आभा किसी को भी बेदम कर सकती है। यहाँ तक कि कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल भी भयभीत हो गए। इस वीर की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने उसे 1 महीने से नहीं देखा था और उसकी ताकत पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। सिकारा ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी ट्रेजर की तलवार निकाली। नोट, कल्टीवेशन के अलावा हथियारों, टेक्निकों और औषधियों के भी लेवल होते हैं। कल्टीवेशन के लेवलों के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ समझ चुके हैं। इसके अलावा हथियारों, टेक्निकों और औषधियों को सामान्यतः एक ही तरह के लेवलों के साथ संबोधित किया जाता है। जैसे सबसे सामान्य हथियार कोई ट्रेजर नहीं होता, लेकिन यदि किसी हथियार को ट्रेजर बनाने के लिए उस पर किसी पर का इंस्क्रिप्शन किया जाता है, यह कुछ अन्य विशेष चीजें की जाती है, तो यह ट्रेजर बन जाता है। ट्रेजर के रूप में इसके 2 शुरुआती लेवल, ह्यूमन लेवल और अर्थ लेवल होते हैं। और इसी तरह से टेक्निकों और औषधियों के लेवल भी होते हैं। पिल के मामले में एक पिल प्रारंभ से ही एक ट्रेजर होती है और कोई भी पिल निम्न ह्यूमन लेवल से नीचे की नहीं हो सकती है। उसके हाथ में यह तलवार एक निम्न श्रेणी का ह्यूमन लेवल ट्रेजर था जो अपनी तरह के किन्हीं अन्य में सबसे अच्छा थी। इसका नाम रेड फ्लेयर स्वॉर्ड, लाल ज्वाला तलवार थी और यह कई सालों से उसके साथ थी। वह बहुत पहले ही अपनी तलवार से आंशिक संबंध स्थापित करने में सक्षम हो गया था। वीर का सामना करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर होने की उम्मीद करना असंभव था। वह केवल यही मांग सकता था कि उसकी अपनी ताकत ज्यादा मजबूत रहे। फू, एक हल्की आवाज के साथ सिकारा की तलवार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा लपटों से जल उठी। स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रकट करना और उसे वास्तविक रूप देना।
यह एक ऐसा चरण था जिसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते थे जो पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंचने से एक कदम दूर थे। आमतौर पर केवल वे ही इस क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे जो बोन पावर इन्हेंसिंग चरण, पांचवा चरण की बड़ी सफलता पर थे, लेकिन सिकारा जो केवल प्रारंभिक पावर मसल्स ट्रेनिंग चौथे चरण में पहुंच गया था, पहले ही ऐसा करने में सक्षम हो चुका था। वीर और सिकारा ने अभी तक लड़ाई प्रारंभ नहीं की थी, लेकिन बस कुछ सामान्य प्रतिक्रियाओं के साथ उन्होंने टैलेंटेड व्यक्तियों के शिखर के रूप में अपनी भयावह ताकत का प्रदर्शन किया था। यह दो समान रूप से मेल खाने वाले विरोधियों के बीच एक भयंकर संघर्ष था। फाइटिंग स्टेज के सभी दर्शक चुप थे, यहां तक कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दर्शक सांस रोककर एकांत की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे और वे लगातार बिना पलक झपकाए एक भी चीज छूट जाने के डर से स्टेज पर दो आकृतियों को देख रहे थे। सिकारा की तलवार से परत दर परत लाल रंग की एनर्जी निकल रही थी। सिकारा के नाम का भड़कती हुई ज्वाला था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस ज्वलंत गुण को साझा कर रही थी। इसलिए सिकारा की स्वॉर्ड टेक्निक तलवार कला की ऊर्जा अक्सर आग से जुड़ी होती थी। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की विशेषताओं के कारण अगर वह अग्नि के गुण की फाइटिंग टेक्निक का उपयोग करता तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाती। जैसे ही सिकारा की तलवार से लाल हवा की लहरें उठी, फाइटिंग स्टेज को घेरने वाली ठंडी शरद ऋतु की हवा एक झुलसाने वाली हवा में बदलने लगी। सिकारा ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट प्रारंभ की। रेड फ्लेयर स्वॉर्ड, लाल ज्वाला तलवार में उग्र स्पिरिचुअल एनर्जी भर गई। सिकारा की तलवार की रोशनी ने हवा में एक बड़ा जाल बुन दिया, मानो यह आग का एक जलता हुआ बादल हो जिसने आसमान को काला कर दिया हो। फाइटिंग स्किल, लिमिटलेस शाइनिंग सन, असीमित चमकता सूर्य। गर्म ऊर्जा की लहरें तलवार से बाहर की ओर बह रही थीं और तापमान बढ़ने के साथ ही पूरे फाइटिंग स्टेज पर एक तीखी ज्वारयुक्त गर्मी छा गई। इस ऊर्जा द्वारा खड़े डिसाइपलों को पीछे की ओर धकेल दिया गया। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा उनके रक्षकों द्वारा की जा रही थी, जिन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की सील्ड बना दी थी। सिकारा ने फाइटी के शुरू होते ही एक फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वह जीतने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहा था। आकाश को लाल कर देने वाले जलते हुए गर्म बादलों से घिरे वीर के शरीर में असंख्य छोटी इकाइयां एक साथ प्रतिध्वनित होने लगीं। उसके शरीर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी स्वतः ही कंपन करने लगी। यह वह भारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसे वीर ने प्योर डिवाइन पावर मास्टर कल्टीवेशन मेथड के दूसरे स्तर पर पहुंचने से प्राप्त किया था। जैसे ही उसका भारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंपन करने लगी, 402 किलो का भाला डेड स्पीयर भी कांपने लगा, अपने साथ एक भयानक घातकता लेकर। यह कंपन लगातार मजबूत होता गया और यह वीर के ऑरा आभा के साथ मिलकर तेज स्वर्गीय ऊर्जा के झोंकों में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। जैसे ही सिकारा की टेक्निक से बना ऊर्जा का लाल बादल सामने से उसकी ओर आया, वीर स्थिर खड़ा रहा। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आगे बढ़ा दिया। सुम, एक विस्फोट की बहरा कर देने वाली आवाज आई। भाले की गति एक सुनामी की तरह थी और असीम लाल लपटें एक ऊर्जा से भरी हुई हवा द्वारा ऊपर की ओर फैल गईं और एक ज्वाला बवंडर बन गया। इस आग के बवंडर के केंद्र में लपटों का एक भंवर था जो भाले की नोक की बिल्कुल सीध में था। यह धारा अचानक सिकारा की ओर बढ़ गई। कड़क घूमता हुआ भंवर एक घूमते हुए शंकु की तरह था जो सिकारा के शरीर को भेद रहा था। इससे पहले कि देखने वालों को चिल्लाने का मौका मिलता, सिकारा जो ऊर्जा की हवा के इस शंकु से भेदा गया था, एक छाया छवि में परिवर्तित हो गया था जो धीरे धीरे गायब हो गई। आफ्टर इमेज, बाद की छवि। यह डेडली शैडो स्टैप टेक्निक है। यह सिकारा वह वास्तव में इतनी खतरनाक मूवमेंट टेक्निक को सीखने में कामयाब रहा। सिकारा ने 6 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ी थी। कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपलों को केवल रैंकिंग स्टोन पर उसकी रैंकिंग के माध्यम से उसकी ताकत का पता था, लेकिन वे 10,000 किलिंग एरे के जादुई प्रतीकों के अंदर देखने में सक्षम नहीं थे और इस प्रकार वे यह नहीं देख पाए कि सिकारा कैसे लड़ता है, या यह नहीं जान सकते थे कि वह किस तरह की टेक्निक और क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। सिकारा एक भयावह भूत की तरह था जो हवा में फीका पड़ गया। वह तुरंत वीर के पास दिखाई दिया। नहीं, यह कहना अधिक सटीक होगा कि यह सिकारा नहीं था जो पहले दिखाई दिया था, बल्कि उसकी तलवार थी। उस सामान्य चमक में उसकी तलवार ने 24 बार वार किया। चाचा चाचा। तलवार के स्लैश अटैकों की रोशनी ने आसमान को एक कड़े और घातक जाल में ढक लिया था। सिकारा की कुशल तलवारबाजी पहले ही पूर्णता के बिंदु पर पहुंच चुकी थी। जब वह सिर्फ 14 साल का था तब सिकारा ग्रीन सिटी में अपनी क्रूर तलवारबाजी के लिए बदनाम हो चुका था। बाद में वह 1 साल के लिए सेना में शामिल हो गया था और फिर 2.5 साल तक ब्लू स्काई एकेडमी में अभ्यास करते हुए खुद की तलवारबाजी को विकसित किया। इन 3 सालों की अवधि में उसने तलवार के बारे में अपनी गहरी समझ भी हासिल कर ली थी। उसकी तलवार इस हद तक थी कि वह स्पेस को चीरती हुई प्रतीत होती थी। कोई उसकी तलवार नहीं देख सकता था, केवल तलवार की रोशनी। सिकारा भी अपनी तलवार के मार्ग को साफ साफ नहीं देख सकता था, कोई इसे कैसे रोका जा सकता था। यहां तक कि कार्लोवेनिया एकेडमी रैंकिंग के शीर्ष 40 डिसाइपलों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए आए बोन फोर्जिंग स्टेज के मास्टर्स को भी इस तलवार की रोशनी को देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
अगर वे सामना कर रहे होते तो ऐसी अलौकिक तलवार की रोशनी के बीच वे भी हार जाते। वीर की मूवमेंट टेक्निक केवल फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक थी। वह कैसे चकमा दे सकता था? ये सभी विचार एक पल में आए। तलवार के स्लैट अटैकों की चमक के बीच उन सभी ने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इस समय वीर ने अपना स्पेयर भाला उठाया। डेड स्पीयर एक चमकदार डार्क सिल्वर ड्रैगन की तरह बाहर की ओर निकला। उस प्रहार में स्पिरिचुअल एनर्जी समुद्र मंथन के समय पानी के कंपन की तरह कंपन कर रही था और इन तलवार के स्लैश अटैकों की ओर सभी दिशाओं में वीर का स्पेयर तेजी से घूमा। एक पल में यह पता नहीं चला कि कितनी बार डेड स्पीयर ने सिकारा की तलवार के स्लैश अटैकों को खत्म करने के लिए घुमा। और अंतिम स्लैश अटैक से को खत्म करने के बाद यह सीधे सिकारा की तलवार से टकरा गया।